श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सेजल फेंडर और कुंदन जिंदाल, इनका सवाल ऐसा है कि आजकल जो माँ बाप है उनको बहुत कम समय होता है, दोनों नौकरी करने वाले होते हैं, बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए वो उनको जल्दी से किसी क्रशर में, पालना घर में डाल देते हैं या फिर क्रश में, पालना घर में डाल देते हैं, या फिर उनको किसी के ओर छोड़ देते हैं, उनको समय नहीं दे पाते। तो ऐसे माँ बाप ने क्या करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आज के दुनिया का बहुत महत्व का यह सवाल है और इसका जवाब बहुत महत्व का होने के कारण मैं थोड़ा सा ठीक ढंग से इसका जवाब दूंगा। देखिए, बच्चे पैदा करना भारत में अनिवार्य नहीं है। भारत जैसे देश में इतनी लोक संख्या है, जनसंख्या है कि कम से कम कई पीढ़ियों तक कई लोगों को यह अवसर है कि उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए तो भी देश का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम बच्चे पैदा क्यों करते हैं? दूसरा कारण होता है हमारा नाम बढ़े, इसलिए नाम कायम रहे इस दुनिया में। अब पहले हम एक जगह रहते थे, बहुत जानकारी हमको नहीं होती थी, इसलिए हमारा नाम, हमारा सरनेम दुनिया में कायम रहे वगैरह वगैरह, इन बातों को महत्व था। आज आप जहां पत्थर उठाओगे वहां आपके सरनेम के लोग मिल जाएंगे, इसलिए वो भी नाम कायम रहने के लिए बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है। ना ही देश के लिए बहुत बच्चे पैदा करना जरूरी है। बहुत जनसंख्या है हमारे देश में, काफी अवसर है लोगों को। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे, ऐसा उनको लगता है, उन्होंने अपने बच्चों को जन्म ही नहीं देना चाहिए। ये सबसे पहला नियम है। आपको शादी करनी है, शादी करने का अधिकार है, अवश्य करिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अकेला तो इंसान जी नहीं सकता है। लेकिन बच्चे पैदा करने हैं तो आपको प्राथमिकता बच्चों को देनी पड़ेगी। ये पहला नियम है और हमारे समाज में ये सोचा नहीं जाता। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ये मानकर चलते हैं कि शादी होने के बाद तो बच्चे पैदा ही होते हैं। एक तो शादी करने के लिए भी सोचना नहीं है। जो भी पैदा होगा उसने शादी करनी ही चाहिए। क्यों भाई करनी ही चाहिए? शादी के साथ में जिम्मेदारी आती है। इसलिए विवाह संस्था, इस पर जो पूरी सीरीज है उसको बहुत बारीकी से सुनिए, मैं आग्रह से कहूंगा। शादी करना है, यह हमारा निर्णय होना चाहिए, उसकी वो जिम्मेदारी उठाने की हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, तो ही हमने शादी करनी चाहिए। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे पैदा करने की। हमको बच्चों को समय देना होगा। हमने बच्चों को समय देना चाहिए। अगर हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो वो हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। होल एंड सोल प्राथमिकता मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। ये तो सबसे पहली शर्त है। अब जिन लोगों के बारे में ऐसा हो चुका, क्योंकि इसके बारे में सोचा नहीं जाता, मैं जानता हूं, इसी समाज में मैं जीता हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप इतने सालों तक मैं चलाते आया हूं, लाखों लोगों से मिलते आया हूं, बात करते आया हूं, उनका काउंसलिंग करते आया हूं, या फिर उनकी दिक्कतें सुनते आया हूं। इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं कि इसके बारे में हमने पहले कभी सोचा नहीं था। हम बच्चों को बहुत महत्व देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध कर देंगे जो हमारे जीवन में हमें कभी प्राप्त नहीं हुई। वो अगर सब सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करा देंगे तो बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हम चाहे वैसे बच्चों को बना सकते हैं। मां बाप ने बच्चों को समय देना बहुत महत्व की बात है। उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। दोनों अगर फुल टाइम नौकरी करते हैं और बिल्कुल समय नहीं निकाल सकते तो बच्चों को हमने पैदा करने का सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं, मां की वो जरूरत है। मुझे कई लड़कियां कहती है कि सर आपको ये बात समझेगी नहीं क्योंकि आप पुरुष हो।
लड़की को अंदर से बच्चा पैदा करने की इच्छा रहती है, मातृत्व की उसको बहुत चाह होती है। अगर मातृत्व की इतनी चाह होती है कि इतनी दिक्कतों के बावजूद हमको बच्चा पैदा करना है, तो फिर हमको तय करना पड़ेगा कि दोनों ने फुल टाइम नौकरी नहीं करनी चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए। बच्चों को समय दे सके, दोनों में से एक ने तो भी अच्छा समय दे सके, ऐसा अवसर हमने ढूंढना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। और केवल समय क्वांटिटेटिव देकर उपयोग नहीं है, क्वालिटेटिव समय देने की आवश्यकता है। हम क्वांटिटेटिव समय देते हैं बच्चों को, और समय देते हैं क्या करते हैं, मैं माओ को देखता हूं, मैं दूर की क्या बात करूं, मेरे नजदीक के लोगों को देखता हूं, ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों को खिलाने में जाता है। मैं कई बार समझा चुका हूं कि बच्चों को खिलाना ये बच्चों को बिगाड़ना है। आगे चलकर मैं विस्तार से उसके बारे में बात करने वाला हूं। आप क्यों बच्चों के पीछे लगते हो, ये खा वो खा, उसको खिलाते बैठते हो, उसकी आदतें बिगाड़ते हो, अपना समय बर्बाद करते हो। दूसरा, उनका होमवर्क, उसके बारे में भी विस्तार से बात करने वाला हूं। इसके लिए नहीं समय देना है आपको, बच्चों के साथ में मित्रता निर्माण करने के लिए आपको समय देना है। उनके साथ में आप समय बिताते हो, खेलते हो, बोलते हो, बात करते हो, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई के अलावा बात करते हो, उनके सवालों का जवाब देते हो, उनके साथ में समय बिताते हो। यह बहुत महत्व की बात है, उसके लिए हमको समय देना पड़ेगा। अगर माँ बाप बहुत अच्छे ढंग से क्वालिटेटिव समय देते हैं, तो उसके बाद में बच्चों को पालना घर में रखा या फिर दूसरे रिश्तेदारों की तरफ सौंपना पड़ा, तो भी उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। लेकिन हम उनको समय ही नहीं दे पा रहे हैं। दिन में कम से कम 2-3 घंटे बाप नहीं निकाल पा रहा है, 4-5 घंटे माँ नहीं निकाल पा रही है, उतना समय बच्चों के साथ में नहीं दे रही है, क्वालिटेटिव समय नहीं दे रही है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और शुरुआत के दिनों में, पहले 2-3 साल में तो माँ ने बहुत समय देना बहुत आवश्यक है। पूरे जीवन का फाउंडेशन इन दिनों में बनता है, और माँ का समय बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और भारत में इस बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ये भी सच्चाई है। तो इसलिए उस ढंग से हमको नए ढंग से सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन 2, आपने कहा कि चुप बैठ बोलना बच्चों को ठीक नहीं। वैसे ही मेरा 7 साल का बच्चा पर बहुत सवाल पूछता है। कई बार तो हम उसे जवाब भी नहीं, हमें भी जवाब पता नहीं तो दे नहीं पाते। तो ऐसे में उसे कैसे समझाएं? विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि कई बार मेरा 7 साल का बच्चा है, बहुत सवाल पूछता है, कई सवालों का हम जवाब नहीं दे पाते। ऐसे स्थिति में इन बच्चों के साथ में कैसे डील करें? ये जो सीरीज चल रही है उसमें हर मुद्दा मैं लेने वाला हूँ, हर पॉइंट लेने वाला हूँ, तो बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा होगी। मैं जानता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने कहा कि माँ बाप ने समय देना चाहिए, इसके बावजूद माँ बाप पहले से तो बहुत ज़्यादा समय देते हैं अपने बच्चों को, इसलिए बच्चे निर्भीक होकर माँ बाप को सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपका बच्चा आपको इतने सवाल पूछता है, इसमें आपका भी योगदान है। यानी इसका मतलब आपने बहुत अच्छा वातावरण घर में तैयार किया है, इसलिए आपका अभिनंदन। अब रहा सवाल, बच्चा सवाल पूछता है, उसके हर सवाल का साइंटिफिक जवाब दीजिए। जब सवालों का जवाब नहीं आता है तब प्रामाणिकता से कहिए कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता है, लेकिन मैं ढूंढ कर तुझे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक, केवल इतना ही मत कहिए, उसके साथ में यह भी कहिए कि तुझे भी इन सवालों का जवाब ढूंढना आना चाहिए। तू कैसे ढूंढ सकता है? किताबों के जरिए ढूंढ सकता है, बच्चों के एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं उसमें से ढूंढ सकता है, इंटरनेट पर ढूंढ सकता है। 7 साल का बच्चा तो आजकल इजीली मोबाइल हैंडल करता है, तो इस ढंग से उसको प्रोत्साहित भी कीजिए। लेकिन जब तू सवाल ढूंढेगा तो मुझे आकर कहना
उसका जवाब क्या है, ताकि हम दोनों चर्चा करेंगे उसके बारे में। ये भी बोलना, ताकि उन सवालों का, क्योंकि इंटरनेट में कुछ भी मिल सकता है जवाब। पहले कैसा था, मेरे ज़माने में बहुत ज्ञान की एक कोई डिसिप्लिन थी। जैसे एनसाइक्लोपीडिया में देखना है तो एनसाइक्लोपीडिया में सच केवल जानकारी रहती थी, साइंटिफिक जानकारी रहती थी। वैसा कुछ इंटरनेट में नहीं है। इंटरनेट में कुछ भी रह सकता है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या साइंटिफिक है, क्या अनसाइंटिफिक है, क्या क्या फालतू का है, ये समझने के लिए थोड़ी सी पहले से जानकारी चाहिए, तो उसके आधार पर आप उसको ठीक ढंग से समझ पाओगे। इसलिए बच्चों को इसके साथ में ये भी बोलना कि जब भी जो जानकारी तुम्हें मिली तो उस पर पूरी तरह से विश्वास मत रखो, मेरे साथ डिस्कस करो, हम डिस्कस कर कर उसको फाइनल करेंगे और फाइनली उसको स्वीकारेंगे। इस ढंग से आप वातावरण बनाते जाओ। बच्चे जब सवाल पूछते हैं तभी उनके सवालों का जवाब देना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। दोनों तरीके से, आप बहुत बिजी हो, किसी काम में इतने मशरूफ हो को उसको प्रायोरिटी देना आवश्यक है। ऐसे समय में बच्चा सवाल पूछ रहा है, उसके लिए बहुत महत्व का यह सवाल है, लेकिन ऐसा जवाब मत दो, जब बैठ बाद में देखूंगा तेरे सवाल का जवाब दूंगा, इस ढंग से उसको उसके साथ बात मत करो। उसे कहो कि तेरा सवाल बहुत महत्व का है, तू जो पूछ रहा है वो बहुत महत्व का है, लेकिन बेटा मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं समय निकाल कर इस सवाल का जवाब ढूंढकर तुझे दूंगा और तेरे साथ ठीक ढंग से बात करूंगा। अभी ये प्रायोरिटी है, ये मुझे पहले करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे डैडी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते, ऐसा होगा। तो प्यार से इस बात को उसको समझाइए, उसको बराबर समझेगा, और फिर याद रखकर समय निकालकर उसके साथ में उस बारे में बात कीजिए, उसके सवाल का जवाब दीजिए। इस ढंग का वातावरण रखना बहुत आवश्यक है। इसमें से बच्चे इतने ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने जीवन में अलग अलग ज्ञान की खोज कर सकते हैं, और ये नींव डालने का अवसर आपके पास है, उसका बहुत अच्छे ढंग से आप उपयोग कीजिए। क्वेश्चन 3, क्या शंख पुष्पी च्यवनप्राश खाने से बच्चों की बुद्धि का विकास होता है? तुषार खोबरागड़े। तुषार खोबरागड़े, इनका सवाल ऐसा है कि क्या पुष्प शंख पुष्पी और च्यवनप्राश खाने से बच्चों के दिमाग का विकास होता है? देखिए, दिमाग में दो चीजें हैं। एक ब्रेन का अच्छे ढंग से विकास होना, जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, जो मैंने कहा था शुरुआत में, और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो इतना तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि शंख पुष्पी या च्यवनप्राश का संबंध इस सॉफ्टवेयर से कुछ भी नहीं है। बच्चा बुद्धिमान बने ना बने, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, हार्डवेयर सशक्त होने के लिए अलग अलग दवाइयों का अच्छा उपयोग हो सकता है। अब उसमें च्यवनप्राश का कितना उपयोग होता है, शंख पुष्पी का कितना उपयोग होता है, उसके बारे में तो मुझे ठीक ढंग से जानकारी नहीं है। सही में ब्रेन के विकास में उसका कोई हिस्सा होता है नहीं होता है, इसके बारे में मैं डेफिनेटली आपसे नहीं कह सकता हूँ। वो तो आपको कोई उस क्षेत्र का डॉक्टर या तज्ञ व्यक्ति ही कह सकता है। मेरे जानकारी के अनुसार अगर इसके जरिए कोई अच्छा विकास होता ही होगा तो केवल हार्डवेयर, यानी आपका ब्रेन अच्छे ढंग से काम करने की क्षमता डेवलप हो, इतना ही हो सकता है। उससे बुद्धिमान बनने का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, इतना तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं। बच्चों को संभालते वक्त क्या हिप्नोटिज्म का उपयोग हो सकता है उन्हें डेवलप करने के लिए? सागर शिवराड़े, इनका सवाल ऐसा है कि बच्चों को डेवलप करते हुए सम्मोहन का उपयोग हो सकता है क्या? देखिए, सम्मोहन का अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से सम्मोहन इस विषय की जानकारी है तो आपको पता है कि सजेशन के परिणाम कैसे होते हैं। बच्चे 5 साल तक तो सम्मोहन की अवस्था में होते हैं, उनकी क्रिटिकल फैकल्टी डेवलप हुई नहीं होती है। 5 से 6 साल के सभी बच्चे सम्मोहन की अवस्था में होते हैं। जिन माँ बाप को वो विश्वास रखते हैं, मानते हैं, उनका हर शब्द हर वाक्य उनके लिए सजेशन होता है। केवल वो सजेशन के ढंग से हमारी ओर से जाना चाहिए।
लेकिन ये सजेशन के ढंग से जाते वक्त हमने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट बने, उनकी विचारक शक्ति भी स्वतंत्र रहे, वो हमारे सजेशन के गुलाम भी ना बने। ये दोनों का हमको सुंदर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। बच्चों को शांति से दृढ़ आवाज में अगर आप ठीक ढंग से बात करते हो तो आपकी हर बात उनके लिए सजेशन होती है, उसका बहुत अच्छे ढंग से आप उपयोग कर सकते हो। छोटे से छोटे बच्चों को आप रिलैक्सेशन सिखा सकते हो। 5 साल के 6 साल के बच्चे भी रिलैक्सेशन सीख सकते हैं। हंसते बच्चों को रिलैक्सेशन सिखाना है इतना आसान नहीं है। वो हंसते हैं, बीच में ऐसे आँख खोल कर देखते हैं, एक आँख से देखते हैं आप क्या बोल रहे हो, आप जिस ढंग से बोल रहे हो उस पर हंसेंगे, लेकिन वो सजेशन स्वीकारते हैं। मैंने कई बार बच्चों पर प्रयोग कर कर देखा है, लेकिन उनको बाकी आप जो बोलते हो वो सजेशन ही होता है। अब मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। मेरी एक सामाजिक फील्ड की सहेली, उसके घर गया था, बहुत सालों बाद मिले थे, तो हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही थी। तो उसका 2-3 बच्चे बार बार आकर वहाँ माँ को कुछ कह रहे थे। माँ ने आखिरी में कह दिया कि भाई ये बार बार आके बहुत तंग कर रहे बच्चे, वो कह रहे हैं कि तुम वो सम्मोहन करते हो, इनको भी सम्मोहन कीजिए। क्योंकि माँ ने कह दिया था कि वो अपने घर जो आने वाले हैं नाम वाम बताकर। फिर बच्चों ने कही तो भैया ऐड पड़ी थी, सब बच्चे 6-7 साल के उम्र के अंदर के बच्चे थे, और वो ऐड पर से उन्होंने हमको क्या होता है सम्मोहन जानना है। और फिर मैंने, अभी सम्मोहन तो कर नहीं सकते बच्चों को, रिलैक्सेशन कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं, उसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं हम। तो एक रिलैक्सेशन प्लस विजुअलाइजेशन इतना कर सकते हैं, तो उतना मैंने कर दिया उनको। तो मुझे ये भी बताया था कि बच्चे हमेशा चॉकलेट की डिमांड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बच्चों को जब मैंने रिलैक्सेशन करना शुरू किया तो बाकी सब लोगों के सामने 5-7 बच्चे थे, हंसने लगते, बीच में आँख निकाल कर देखते हैं। माँ उनको डांटने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा बिल्कुल मत बोलिए, आप छोड़ दीजिए उनको, मुझको छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल हस्तक्षेप मत कीजिए। बाकी सबको लग रहा था कि बच्चे बिल्कुल सुन नहीं रहे और वो सजेशन नहीं स्वीकार रहे हैं। बच्चे इतने सुंदर ट्रांस में गए। बाद में फिर मैंने उनको एक गुफा में लेकर गया। उस गुफा में चॉकलेट ही चॉकलेट है, चाहे उतने चॉकलेट खाओ, वगैरह वगैरह। अब बच्चों के सामने जो फैंटेसी हम खड़ी कर सकते हैं, अलग अलग ढंग की फैंटेसी खड़ी कर दी। अब मुझे चॉकलेट के बारे में उसने बोला था, इसलिए चॉकलेट का डेफिनेटली किया था। बाद में 3-1 माह बाद मुझे माँ का फ़ोन आया, बोले यार तू बीच बीच में ऐसा 3-4 महीने बाद एक बार आते जा। मैं क्या हो गया? अरे उस दिन बोले बच्चों को, 7 बच्चों को तूने कर दिया, उनको चॉकलेट खिला दिया, उसके बाद में उन्होंने चॉकलेट की डिमांड ही नहीं की है। उनको पूछते भी हम क्या चॉकलेट नहीं, हाँ उस दिन इतना चॉकलेट खाया कि अब जरूरत नहीं, चाहे तब खा सकते हैं। मैंने बोला ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त आओ और इस ढंग से ये वो। तो कहने का मतलब ऐसा है कि बच्चों को विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से होता है। हम कहानियां बच्चों को क्यों कहते हैं? आज के ज़माने में भी बच्चों के साथ में कहानियाँ शेयर करनी चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। कहानियाँ बच्चों को कहनी चाहिए। टीवी के ज़माने में भी टीवी बंद कर कर कहनी चाहिए, क्योंकि उनसे उस कारण उनका विजुअलाइजेशन का सामर्थ्य बढ़ता है। बच्चों के लिए वो कहानी नहीं होती है। वो जब कहानी सुनते हैं तो हर शब्द की प्रतिमा अपने आंखों के सामने खड़ी करते हैं, एक विजुअलाइज करते हैं, वो एक्चुअली देखते हैं उस स्टोरी को। इसलिए बच्चों में वो सामर्थ्य होता है। सजेशन स्वीकारने का भी सामर्थ्य होता है, विजुअलाइजेशन का भी सामर्थ्य होता है। इन दोनों का बहुत अच्छे ढंग से आप बच्चों को परवरिश करने के तरीकों में उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैनिपुलेशन के लिए उपयोग नहीं करना, और वो अपने अपने ही शब्दों के अंदर हमेशा रहे, इसके लिए भी उसका उपयोग नहीं करना। इतना हमने ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन 5। लगभग मेरे हमारे बच्चे 5 साल का है और अपने उनकी पसंद की चीजें छोड़कर बाकी चीजों के लिए सुनते ही नहीं है। अब डांट कर ही उनको उनसे वो करवाना पड़ता है। ऐसे में क्या करें? हम डांटना नहीं चाहते। संगीता वाकड़कर। संगीता वाकड़कर, इनका सवाल है कि बच्चे 5 साल के आसपास है, वो हमेशा जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए, और उनको अगर कोई चीज़ नहीं देनी है तो डांट कर ही समझाना पड़ता है।
मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बाद में बोलने वाला हूँ कल और परसों के सेशन में, यानी कल और बाद में नेक्स्ट सैटरडे के सेशन में, तब विस्तार से बात आएगी। अभी आपने जो सवाल पूछा है वहां तक सीमित जवाब मैं देता हूं। इसका मतलब बच्चों को बड़े करते वक्त हमारे हाथ से कुछ बातें छूट गई है, उसकी तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। बच्चों को एक नियम है कि इजीली नहीं नहीं कहना चाहिए। बच्चे जो भी करना चाहते हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इजीली नहीं नहीं कहना है, ज्यादातर हो सके तब तक नहीं नहीं कहना है। लेकिन मां बाप को नहीं कहने का अधिकार है, और केवल अधिकार नहीं, उनका कर्तव्य भी है। बच्चे जो चाहते हैं, मांगते हैं, हर चीज उनको नहीं दे सकते, असंभव है। यह उनको सिखाना पड़ेगा। लेकिन यह सिखाते वक्त उनको डांट कर बोलने की जरूरत नहीं है, शांति से समझाकर बोलने का। नहीं है उसके पीछे का लॉजिक सबसे पहले अपने आप ने ध्यान में लाने का। यानी जैसा बच्चा कुछ मांग रहा है तो हमने सबसे पहले सोचने का कि ये नहीं कहना आवश्यक है क्या, क्या अर्ज है देने को, मांग रहा है, मैं दे सकता हूं, दे सकती हूं, देना चाहिए, अच्छी चीज है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो दे देना चाहिए। वो कुछ करना चाहता है, ठीक है, करना चाहता है, करने देना चाहिए। इसमें अगर कोई नुकसान है तो नुकसान होने की जो गुंजाइश है, जो केयर लेनी है, वो कहकर मैंने कहना चाहिए। लेकिन अपने जीवन में कई ऐसे बातें होती है कि जहां हमको नहीं कहना ही होता है। बच्चों को हमको परवरिश करते वक्त ये आदत डालनी होती है कि भाई जब भी हां कहने जैसी चीज होती है तो हम हां ही कहते हैं, कभी ना नहीं कहते। इसमें मां और बाप दोनों का संयुक्त निर्णय होना चाहिए। नहीं तो मां नहीं कह रही है और बाप हाँ कह रहा है, ऐसा तो कभी होता काम नहीं, होना नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा होता है तो बहुत ही बुरा होता है। बच्चे ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं, फिर माँ भी दब जाती है कि बच्चा बाप से ज़्यादा अटैच हो जाएगा, मुझसे कम प्यार करेगा। ये बहुत विचित्र वातावरण उसमें से तैयार होता है। तो इसलिए दोनों का निर्णय समान होना चाहिए, और बच्चों को ही हमको आदत डालनी चाहिए कि कुछ चीज़ों के लिए माँ बाप को नहीं कहना आवश्यक होता है। जब माँ बाप नहीं कहते हैं उसका मतलब नहीं ही होता है। लेकिन ये नहीं कहने के पहले उनको ठीक ढंग से समझा कर बताइए। जब भी बच्चे कोई डिमांड करते हैं और आप उसकी डिमांड पूरा नहीं करना चाहते हो, कठोर बनिए, शांति से समझाकर आप क्यों नहीं कह रहे हैं ये समझाकर बताइए। और इसके बाद भी अगर वो डिमांड करते हैं, ध्यान मत दीजिए। टेंट्रम्स करते हैं, ध्यान मत दीजिए। रोते हैं, ध्यान मत दीजिए। चाहे उतना तमाशा करते हैं, ध्यान मत दीजिए। और इसमें माँ बाप की परीक्षा होती है। जो तमाशा होता है वो तमाशा भी सहन करना पड़ता है। घर में बाकी लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे इतनी छोटी सी बात है कि वो बच्चे को रुलाता है। उन सबको आपको संभालना है, ठीक ढंग से उनको काउंसलिंग करना है, उनको विश्वास में लेना है। यानी बच्चों के दिमाग में आपको ये डालना है कि जब माँ बाप नहीं कहते हैं तब नहीं का मतलब नहीं होता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो आपको स्वीकारना होता है। और ये स्वीकारने के पहले आप पूरा रीजनिंग उनको दे रहे हो, समझाकर सब चीजें बता रहे हो। और इसके बावजूद वो टेंट्रम्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी करने दो। चाहे अपना माथा फोड़ ले तो भी फोड़ने दो, तो भी ब्लैकमेल मत बनो। ये आपको करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कल के सेशन में बहुत विस्तार से ये बात आएगी, तब बहुत अच्छे ढंग से आप तक ये बात पहुंचेगी। क्वेश्चन 6, बच्चों को स्कूल में किस उम्र में डालना चाहिए? दो लोगों ने सवाल पूछा है, शत्रुघ्न तांबे, कुंदन जिंदल। शत्रुघ्न तांबे और कुंदन जिंदल, इन्होंने सवाल पूछे हैं कि बच्चों को कौन से उम्र में स्कूल में डालना चाहिए। बड़ा डिफिकल्ट सवाल है आपके आज के जमाने का। कौन कौन दो लोगों ने पूछा था? कुंदन जिंदाल और शत्रुघ्न तांबे।
शत्रुघ्न तांबे और कुंदन जिंदाल, इनका यह सवाल है। अब मित्रों इसमें देखिए, नियम तो ऐसा है कि बच्चों को 6 साल तक 7 साल तक पूरा खेलने का अवसर मिलना चाहिए, वो अपने ढंग से बढ़ने का अवसर उनको मिलना चाहिए। इसलिए शुरुआत के दिनों में ये मॉन्टेसरी जो ट्रेनिंग था वो बहुत साइंटिफिक ट्रेनिंग था। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग में बच्चों को कुछ घंटों के लिए बालवाड़ी जिसको कहा जाता था उसमें बुलाया जाता था। उसमें केवल खेलते थे, मिट्टी के साथ खेलते थे, चीज़ों के साथ खेलते थे, अलग अलग कलाएं सीखने का प्रयास करते थे, अलग अलग चीज़ों को, नेचर की अलग अलग चीज़ों को हैंडल करते थे, और साथ में थोड़ा सा अंकों का परिचय, अल्फ़ाबेट्स का परिचय दिया जाता था, बस इतना ही। फिर कहानियां उसके साथ में। अब अल्फ़ाबेट्स का परिचय हो गया तो कहानियां, यानी स्टडी का हिस्सा कहानियों तक और अल्फ़ाबेट्स का और अंकों का परिचय यहां तक सीमित। गणित भी जो सिखाया जाता वो अर्थमेटिक, केवल जो चीजें हैं, चीजें वो ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं उसमें से सिखाया जाता था। और फिर एकदम से 7वें साल में, फर्स्ट में उनको एंट्री दी जाती थी, 6वें साल में भी नहीं मिलती थी। फिर हमने वो 1 साल कम कर दिया, 6वें साल में एंट्री देना हमने शुरू किया पहली क्लास में। अब ये नया आ गया KG1 KG2, ये बहुत अनसाइंटिफिक तरीके हैं। मैं मुझे जो जानकारी है, इस विषय का जो अभ्यास है, उसके आधार पर कह रहा हूं, ये अनसाइंटिफिक तरीके हैं। बच्चों पर इतनी छोटी उम्र में हम पढ़ाई का बोझ लाद देते हैं, जिस कारण उनके बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम उनका पूरा जीवन फूलने का, खुलने का अवसर ही खींच लेते हैं उनसे। इसलिए मुझे अगर पूछोगे तो मैं तो कहूंगा KG1 KG2 में बिल्कुल बच्चों को मत डालिए। आप कोई तो भी अच्छा प्ले स्कूल ढूंढिए। आजकल थोड़ा अलग ढंग से विचार करने वाले प्ले स्कूल्स होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें बुरी बात ऐसी है कि ये बहुत महंगे होते हैं। तो कोई तो भी ऐसा केवल प्ले स्कूल होगा जहां बच्चे जाएंगे, मजे से खेलेंगे, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग में जैसा चलता था उस ढंग से, और फिर क्लास 1 में, 6वीं क्लास में, आप 6 साल की उम्र होने के बाद में उनको क्लास 1 में डालिए। वहां से वो सीखना शुरू करेंगे और पहले 5 साल तक केवल खेलेंगे, समाज को समझेंगे, माँ बाप के साथ में, टीचर्स के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, अलग अलग चीज़ों को, नेचर से लेकर हर चीज़ों को हैंडल करेंगे, इस दुनिया को देखेंगे। ये वातावरण बच्चों के लिए आवश्यक है। अब ये स्थिति में आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको किस ढंग से ये हैंडल करना संभव है, ये देखिए। बाकी सब बच्चे इर्द गिर्द के KG1 में जा रहे हैं, KG2 में जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं, उनको लेने के लिए घर के पास में गाड़ी आ रही है और आपका बच्चा नहीं जा रहा है, फिर उस पर क्या असर गिरेगा, साइकोलॉजिकल क्या असर गिरेगा, वो आप संभाल सकते हो कि नहीं, ये सब बातों के बारे में आपको सोचकर उसमें से मिडवे निकालना पड़ेगा। रहा सवाल उनको अल्फ़ाबेट्स का परिचय करवा देना और आंकड़ों का परिचय करवा देना, नंबर्स का, वो तो घर में भी कर सकते हैं, माँ कर सकती है, बाकी के लोग, इतना तो सबको घर में आता ही है, उसके लिए कोई स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ आने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को 6 साल के पहले। लेकिन हमारे आजकल के आग्रह इतने होते हैं कि बच्चों को शुरुआत से ही सब कुछ आना चाहिए, पूरा का पूरा उन पर लाद देते हैं। तो ये तो मैं कहूँगा ये बहुत ही अमानुषता है, बच्चों पर का अन्याय है। क्वेश्चन 7, आजकल कई बार देखा जाता है कि बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास समय भी होता है, फिर भी वो अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ाते पर ट्यूशन क्लास में भेज देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? विनोद कुमार कबीरपंथी। विनोद कुमार कुबेरपंथी, कबीरपंथी, विनोद कुमार कबीरपंथी, इनका सवाल है कि आजकल कुछ माँ बाप को समय भी होता है, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, इसके बावजूद बच्चों को ट्यूशन्स लगाते हैं। देखिए, माँ बाप ने बच्चों की पढ़ाई लेना
कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक नहीं है, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बाद में चर्चा करने वाले हैं। मैं बहुत शॉर्ट में इतनी बात कहूंगा कि माँ बाप ने बच्चों की बिल्कुल पढ़ाई नहीं लेनी चाहिए। पढ़ाई ये विषय टीचर्स का है, स्कूल का है, माँ बाप का नहीं। माँ बाप का विषय इतना है कि बच्चों को अच्छा वातावरण उपलब्ध करा दे ताकि वो अच्छी स्कूल में जा सके, अच्छी पढ़ाई कर सके। घर में अगर उनको, हालांकि स्कूलों ने तो होमवर्क नहीं देना चाहिए बच्चों को। जो भी चौथी क्लास तक बच्चों को होमवर्क देते हैं वो स्कूल बहुत गंदे हैं, बुरे हैं, गलत है, जिनको साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है ऐसा मानना चाहिए। इसलिए होमवर्क तो नहीं देना चाहिए। जो भी होगा स्कूल में होगा, पढ़ाई होगी स्कूल में होगी, उनका होमवर्क होगा स्कूल में होगा, एग्जाम होगी स्कूल में होगा। बच्चे घर में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, घर में कुछ नहीं करेंगे। घर में खेलेंगे, माँ बाप से चर्चा करेंगे, जो करेंगे वो करेंगे, स्कूल के अलावा सब कुछ करेंगे, पढ़ाई नहीं घर में करेंगे। ये वातावरण चाहिए, ये आवश्यक है। लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा माना गया है कि बच्चे पढ़ेंगे तो ही उनका जीवन घटेगा, तो ही उनका जीवन में कुछ बनेंगे, तो ही उनके जीवन में कुछ मतलब है, जबकि इस पढ़ाई को एक हद से ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। तो ये सब गलत धारणाओं में हम सब लोग जकड़े हैं। और ये जो कमर्शियल टोटल सेटअप्स बने हैं स्कूलों के, उसके हम सही माने में जो कहेंगे उनके क्या बने हैं, हम उनके सही माने में एजेंट्स बन चुके हैं, जाने अनजाने में। वो जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं इस स्थिति को, माँ बाप की इस मानसिक अवस्था को, उसके हम बलि चढ़ते जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि पढ़ाई एक जीवन का छोटा सा अंग है। स्कूलों की पढ़ाई, जीवन में जो पढ़ाई हम प्राप्त करते हैं वो हमारे जीवन का एक अंग है, छोटा अंग है, सब कुछ नहीं है। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। माँ बाप और बेटों का रिलेशन उससे कई गुना ज्यादा महत्व का है। जब माँ बाप बच्चों की पढ़ाई खुद लेते हैं तो उनके रिलेशन में दरार पैदा होती है। ये साइकोलॉजिकली बार बार प्रूव हो चुका है। इसलिए माँ बाप ने पढ़ाई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बच्चों के सवालों का जवाब मन से, पूरे उत्साह से देना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के सवाल हो, चाहे कोई भी सवाल हो। तो माँ बाप जो पढ़ाई नहीं लेते अच्छी बात है, लेकिन आप अगर मुझे कहोगे कि 4 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चों को ट्यूशन लगाई है माँ बाप ने, तो ये बहुत बुरी बात है। इतने छोटे बच्चों को ट्यूशन नहीं लगानी चाहिए। बेसिकली ट्यूशन का मतलब ऐसा होता है कि आप पढ़ाई में कहीं कम गिर रहे हो तो आपको मदद के लिए ट्यूशन होती है। ट्यूशन का सही मतलब ये होता है। अगर आपको छोटे बच्चों को ट्यूशन लगाने की ज़रूरत महसूस होती है तो इसका मतलब इतना ही है कि आप खुद पढ़ाई लेना चाहते हो लेकिन आप दे नहीं सकते हो समय, या फिर आप उतना समय नहीं वहाँ डालना चाहते हो, इसलिए आपके पास पैसे हैं, इसलिए आपने किसी को एम्प्लॉय कर दिया है। इतना ही इसमें का मतलब होता है। यानी आपने आपकी जिम्मेदारी और किसी पर डाल दी, लेकिन माँ बाप की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लेनी चाहिए। ये सबसे पहले आप समझ लेंगे। बहुत विस्तार से बात कल के सेशन में आ जाएगी। क्वेश्चन 8, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए क्या उनकी तुलना दूसरे बच्चों से करना है, ये सही है? ये काम तो करता है, नवीन कुकरेजा। नवीन कुकरेजा, इनका सवाल है कि बच्चों ने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रगति करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इसलिए उनकी दूसरों बच्चों के साथ में तुलना करना क्या ठीक है? और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ऐसी तुलना करने के बाद में उसके फायदे मिलते हुए दिखते हैं। चाहे आपको फायदे मिलते हो, लेकिन कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ में मत कीजिए, कभी मत कीजिए, क्योंकि उसमें से आगे चलकर अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। आपको तात्कालिक अच्छे परिणाम दिखते होंगे, कंपटीशन दिखता होगा, उस कारण बच्चे अहम ओ हमारे पड़ोस का लड़का या लड़की अच्छा कर रही है तो मैं भी करना चाहता हूँ, उससे मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, ये सिद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए शायद आपको परिणाम दिखेगा, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होता है।
इसलिए अपने बच्चों की तुलना दूसरों के साथ मत कीजिए। अब बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें होती है उनके सामने रखो ना। हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, महापुरुष हो चुके हैं, उनका बचपन उनके सामने रखो। आदर्श बच्चों के सामने रखना आवश्यक है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन जिसके साथ में प्रैक्टिकल कंपटीशन उसको करनी है, उसके आदर्श उसके सामने मत रखो। या तो उसका द्वेष करना वो सीखेगा, या किसी भी हालत में उसके ऊपर मुझे चढ़ना है ये सीखेगा। दोनों बातें गलत है। या फिर वो उसको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा तो फिर अपने जीवन में निराश हो जाएगा, ये भी गलत बात है। बच्चों के जीवन में केवल उसके साथ में कंपटीशन इतना महत्व का नहीं। हर बच्चे को अपने जीवन में अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। जो बच्चा अच्छा करेगा, अपने जीवन में बहुत यश प्राप्त करेगा, उसको ही जीने का अधिकार है। ये वातावरण अपने घर में अपने बच्चों के सामने कभी 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 निर्माण मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके बच्चे इंसान बनाइए, उनको रेस में दौड़ने वाले घोड़े मत बनाइए, हॉर्सेस मत बनाइए। फिर आपको घोड़ों के साथ में जीना पड़ेगा, और वो घोड़े जैसा ही आपके साथ भी बर्ताव करेंगे, इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखिए। तो इसलिए बच्चों को हमेशा दूसरों के साथ में तुलना मत कीजिए। हाँ, आपको अगर किसी के बर्ताव का अच्छा उदाहरण दिखता है सामने के लड़के का, तो दीजिए आप, और उस बर्ताव के अच्छे परिणाम भी बच्चों को समझाइए। भाई सामने ने अच्छा बर्ताव किया, तो उस अच्छे बर्ताव के कारण सब लोग उसको चाहते हैं, तुमको भी अच्छा लगता है वो व्यक्ति, ऐसा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप, लेकिन तुलना मत कीजिए। तुम ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा होता है, ऐसा मत कीजिए। जो अच्छा है वो सामने रखिए। तो हम सामने उदाहरण रख सकते हैं, दूसरों का रख सकते हैं, लेकिन जिसमें से कंपटीशन तैयार हो, मानसिक दृष्टि से कंपटीशन तैयार हो, ऐसे उदाहरण ना रखे तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन 9, बच्चों को स्त्री पुरुष संबंध सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बताने की कौन सी उम्र सही है? कौस्तुभ पोंक्षे इनका सवाल है कि बच्चों को इंटरकोर्स के बारे में, स्त्री पुरुष संबंध के बारे में बताने की कौन सी उम्र अच्छी होनी चाहिए। मैं विस्तार से चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी ये विषय भी लेने वाला हूँ, उसमें सेक्स एजुकेशन बच्चों का कैसा करना है ये भी लेने वाला हूँ, तब बहुत विस्तार से ये बातें आएंगी। अभी मैं इतना ही कहता हूँ कि जो बच्चे टीनेज बन रहे हैं, 9-10 साल के बन रहे हैं, 11वीं, अभी 11 अपन टीनेज पकड़ना शुरू करते हैं 12-13 पासून, तो 10-11 साल के बच्चे हो गए, तो 10-11 साल के बच्चों तक पूरी जानकारी शरीर के संबंधी पहुंचनी चाहिए। उसमें इंटरकोर्स की जानकारी आने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे सवाल पूछेंगे। जब आप शरीर के बारे में जानकारी उनको देंगे तो बच्चे तो सवाल पूछने वाले हैं, फिर बच्चा पैदा कैसा होता है। तब इंटरकोर्स की सब जानकारी देने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी साथ में आते हैं और उसमें से ये फलन होता है, ऐसी जानकारी आप दे सकते हो। लेकिन जो टीनेज बच्चे होते हैं, 12वीं 13वीं 14वीं साल के, उनको इसकी जानकारी देना आवश्यक है। लेकिन उसके पहले अगर बच्चों को 9-10 साल से पहले से मालूम है शरीर क्या है, स्त्री का शरीर कैसा भिन्न है, पुरुष का शरीर कैसा है, दोनों के शरीर में क्या फर्क है, ये ऑर्गन्स के काम क्या होते हैं, इसकी अगर जानकारी रहेगी तो उसके आधार पर 12वें 13वें 14वें साल में बच्चों को ये जानकारी देना बहुत आसान होगा, कुछ लगेगा नहीं। आधी से ज़्यादा बातें तो उनको पहले से ही मालूम होगी, क्योंकि आज के ज़माने में वो इंटरनेट में घुसते हैं। आप चाहे रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते हो। वहाँ कुछ चीज़ें देखते हैं, उस पर से उनका कुछ मत बनता है, वो बहुत अनसाइंटिफिक हो सकता है, गलत मत हो सकता है। इसलिए आपने ठीक साइंटिफिक जानकारी उनको देना आवश्यक है। 14वें साल तक इंटरकोर्स क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसमें से कैसे बच्चा पैदा होता है, ये जानकारी तो मिलनी चाहिए। अब इसका परिणाम वो बच्चे इंटरकोर्स करेंगे करेंगे तो अच्छा है बुरा है,
ये नैतिक मूल्यों की बात हुई। इसलिए ये सब जानकारी देते वक्त उनके साथ में मॉरलिटी की भी बात करनी है, मॉरल वैल्यूज़ की भी बात करनी है। ये सब बातें सेक्स एजुकेशन ये विषय में जब लूँगा तब बहुत विस्तार से आपके सामने रखूँगा। विक्रम चंद्र ने इनका सवाल, सॉरी, क्वेश्चन 10, बच्चों के जिद्दी स्वभाव में कैसे बदलाव कर सकते हैं, विक्रम चंद्र ने। और ऐसा ही दूसरा सवाल है जुड़ा हुआ कि छोटे बच्चे कभी बहुत ज्यादा रोते चिल्लाते हैं और माँ बोलती है तू ज्यादा रोएगा तो तुझे झापड़ लगा दूंगी, तो ये झापड़ या चिल्लाना कैसे बंद किया जाए। पहला सवाल विक्रम चंद्र ने और सुमित उगे। विक्रम चंदने और सुमित उगे मुगे, इन दोनों का सवाल ऐसा है, बच्चे बहुत जिद करते हैं तो हम क्या करें, उनको कैसे हैंडल करें। और दूसरे कभी कभी बच्चे बहुत जिद करते हैं या फिर रोते हैं तो माँ उनको कहती है कि एक झापड़ रसीद कर दूंगी, और वो फिर झापड़ रसीद करती है नहीं करती है, तो इन चीज़ को कैसे हैंडल करें। ये देखिए, माँ बाप बच्चों के रोने को बहुत डरते हैं। सबसे पहले अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। बच्चा जो पैदा होता है वो ही रोते रोते ही पैदा होता है। रोना उसके जीवन का पहला लक्षण है, जिंदा होने का, जीवित होने का। इसलिए आप रोने को मत डरिए। रोने से, बच्चों के रोने से कभी भी ब्लैकमेल मत होइए। बच्चा रोता है तब केवल कोई शारीरिक उसकी अड़चन है, इस कारण वो रो रहा है, कोई उसको तकलीफ है, इसकी जानकारी ले लीजिए। और जब आपको पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसके बावजूद वो रो रहा है, तो उसको रोने दीजिए, चाहे उतना रोने दीजिए, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। बहुत ज्यादा रोने से लड़कों का नुकसान हुआ, ऐसा अपवाद एक आधी केस हो सकती है, नुकसान नहीं होता है। बच्चों का रोना माँ बाप को ब्लैकमेल करने का एक तरीका है, और इसमें मोर देन 95% माँ बाप ब्लैकमेल होते हैं। जिनको साइकोलॉजी की अच्छी जानकारी होती है वो भी ब्लैकमेल होते हैं। ब्लैकमेल मत होइए। जिद्दी स्वभाव के जो बच्चे हैं उनको आपको बदलना पड़ेगा, और ये छोटी उम्र ही है उनको बदलने की। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, और यही बातें बहुत विस्तार से ये 2 सेशन में आने वाली है। जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में जवाब दिया कि आपने ज्यादातर समय बच्चों को ना नहीं कहना है। कोई बेसिक बहुत महत्व का जब तक कारण नहीं तब तक नहीं कहना है। बच्चे आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, आप इजीली हाँ कह रहे हो, इसी ढंग से वातावरण होना चाहिए। लेकिन ना कहना भी आवश्यक है। ना कहना, कई बार आर्थिक चीजें होती है, बच्चे मांग रहे हैं, आप दे नहीं सकते, आपकी क्षमता नहीं है, या फिर पहले टॉयज गिरे हैं घर में, वही ठीक ढंग से उपयोग में नहीं आ रहे और नया टॉय मांग रहा है, आपको लगता है नहीं देना चाहिए। कोई भी कारण हो, उसके तबीयत का कारण है, नहीं देना चाहिए, जो भी कारण हो, आपको ना कहने का अधिकार है। और बच्चों को ना स्वीकारना आपको सिखाना होगा, नहीं तो आप बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हो। जीवन में ना सहने की आदत चाहिए, ना इजीली हम स्वीकार सकने चाहिए। किसी लड़की के प्रेम में गिर गए, उसने ना कहा, तो उस लड़की के चेहरे पर जब एसिड डाला जाता है तो सबसे पहले मैं कहता हूं उस लड़के को तो करना ही चाहिए अंदर, लेकिन उसके मां बाप को भी अंदर करना चाहिए। इसके लिए मां बाप जिम्मेदार होते हैं। कोई लड़की नहीं कहती है इसलिए वो लड़का उस लड़की का मर्डर करता है, तो मां बाप को इक्वली जिम्मेदार मानना चाहिए, क्योंकि ये ना न सुनने की आदत का परिणाम है, ना न स्वीकारने की क्षमता का यह परिणाम है। और ये हमको बचपन से बच्चों को सिखाना पड़ता है, बहुत आवश्यक है। हर चीज हमारे जीवन में हमको नहीं मिलने वाली है, इसलिए हमारे जीवन में नहीं सुनने की हमको आदत होनी चाहिए, और वो इजीली स्वीकारने की क्षमता हमें डेवलप होनी चाहिए। इतनी ये महत्व की बात है, केवल वहां तक जिद्दी स्वभाव तक ये महत्व की बात नहीं है, उसके पूरे जीवन से संबंधित ये बात है। हमेशा इतना याद रखो।
जिद्दी स्वभाव का लड़का ओरिजिनल स्वभाव किसी का नहीं होता है। कोई बहुत हठी है, जिद्दी है, ये ओरिजिनल नहीं होता है। उसको हम हठी बनने देते हैं, जिद्दी बनने देते हैं, वैसा अवसर प्रदान करते हैं। बार बार हम में से कोई तो भी घर में उसको सपोर्ट करने वाला होता है, उसके जिद्दी स्वभाव को, उसके हठी स्वभाव को, उसकी तारीफ करने वाला होता है, उसको स्वीकारने वाला होता है। यानी घर में ही हमारा एक, जिसको बोलेंगे टोटल, एक ढंग का जो संस्कार करने का तरीका हमने ईजाद करना चाहिए वो हमने किया नहीं होता है, उसका भी परिणाम होता है। और बाकी लोग उसको ब्लैकमेल होते रहते हैं। इस कारण बच्चे जिद्दी बनते हैं। नियम इतना ही है, सुंदर नियम है। जो नियम मैं आपके सामने रख रहा हूं वो केवल मैं जानता हूं इसलिए नहीं रख रहा हूं। मैं जो भी नियम आपके सामने रख रहा हूं उसके पीछे 40-50 साल के परिश्रम हैं। बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए इसके वर्कशॉप दिन ब दिन चलते रहे, 40-50 साल तक चलते रहे। ये 50 सालों का जो निचोड़ है वो साइकोलॉजी में आया है, वो निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूं। केवल मेरे छोटा सा जो भी अनुभव होगा उसके आधार पर यह बात नहीं रख रहा हूं। और जो भी कोई भी ज्ञान का निचोड़ होता है वो केवल ज्ञान का निचोड़ होता है इसलिए मैं नहीं रखता हूं, वो प्रैक्टिकली यूज कर देखता हूं, बाकी लोग कैसा यूज कर रहे हैं ये भी देखता हूं, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी देखता हूं और फिर आगे रखता हूं। तो इसलिए दोनों का ये संयोग है। इसलिए बच्चे जिद्दी नहीं बनने चाहिए, इसका सिंपल नियम है। अभी समझो जिद्दी बन गए तो भी बाद में उनके सुधार हो सकते हैं, उनमें सुधार लाया जा सकता है। जहां तक हो सके आवश्यक है तब हाँ कहिए। ना कहना है तो 10 बार अपने मन में सोचिए मैंने क्यों ना कहना चाहिए, और उसके बाद में एक बार ना कहा तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसका रूपांतरण हाँ में नहीं होना चाहिए। बच्चे बराबर धीरे धीरे सीखते हैं कि कभी कभी ना हमको स्वीकारना होता है। केवल ना कहते वक्त उनको ठीक प्यार से समझाइए, उसके पीछे का रीजनिंग दीजिए, वो रीजनिंग के साथ में ना कहिए। बच्चा कितना भी रोए तो झापड़ मारेंगे ऐसा मत कहिए, प्यार से समझाइए रोने की आवश्यकता क्यों नहीं है, और इसके बाद में छोड़ दीजिए। समझाने की कोशिश मत कीजिए। रोएगा रोएगा, 2 घंटे रोएगा, 3 घंटे रोएगा, सोएगा, कभी कभी रोने के कारण उसको बुखार आएगा, ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन ब्लैकमेल मत होइए। ना ही एक झापट रसीद कर दूंगा ऐसा बोलिए। बच्चे सीखेंगे, रोने से कुछ होगा नहीं, ये अगर उनको पता चलेगा तो वो सीखेंगे। लेकिन बच्चा रो रहा है, माँ उसको ध्यान नहीं दे रही है और कोई उठा के उसको ले जा रहा है, तो फिर परिणाम नहीं होगा। तब सब लोगों को ये अमल में लाना पड़ेगा कि वो रोता रहे तो भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों को आदत लगाइए कि वो प्यार से जो मांगता है वो सब कुछ उसको मिलता है, रोकर मांगता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो भी बच्चे की जिद बदल जाएगी। प्यार से मांगने से चीजें मिलती है, उसको समझ में आ जाएगा। बच्चे बहुत एडाप्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं। इसलिए हमको इस ढंग से कोशिश करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 11, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को बहुत कम समझता हूँ, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा है, उसकी आदत पड़ गई है और हर बार कोई भी काम करते हो कम कॉन्फिडेंस होता है, तो क्या करना चाहिए? विनय गजधा ने, और ऐसे ही सवाल है तारक साहिब नाम का, साहिब जी का, कि बचपन की निगेटिविटी अगर बचपन से आ गई है तो उससे कैसे बाहर आए? विनय गजधा ने, तारक साहिब। विनय गजधाने और तारक साहिल, साहिब साहिब साहिब, तारक साहिब, इन दोनों का सवाल ऐसा है कि हमारे जीवन में हम अपने आप को बहुत कम समझते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, बहुत नेगेटिविटी है, शायद बचपन से आई है, तो उसमें परिवर्तन कैसा करें? देखिए, इंसान किसी भी उम्र में अपने आप में बदलाव ला सकता है। बदलाव लाने की क्षमता हर इंसान में होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस पर एक बहुत विस्तार से सीरीज हमने ली है,
यूट्यूब चैनल पर है, अपलोडेड है, आप उसको बहुत विस्तार से सुनिएगा। आपके हर सवाल का जवाब उसमें से मिलेगा। केवल सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो आपको बहुत अच्छे ढंग से उसमें से अपने आप को किस ढंग से हैंडल करे इसके मार्ग भी मिलेंगे। मेरी खुद की पर्सनैलिटी बहुत ही निगेटिव थी। मेरे उम्र के 19वें साल तक मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता था। किसी बात का मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे जो बहुत चीजें अच्छे ढंग से आती थी, गणित बहुत अच्छा था, उसके बारे में भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं अपने आप को एकदम से गया गुजरा व्यक्ति समझता था। ना बोलने का कॉन्फिडेंस, ना मैं अच्छा हूं इसका कॉन्फिडेंस, ना मुझ में कुछ है अच्छी चीजें इसका कॉन्फिडेंस। ऐसा एक, जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में मेलैंकोलिक पर्सनालिटी कहते हैं, एक निराशावादी व्यक्तित्व मेरा था। मैं पर्सनालिटी क्या होती है ये मालूम नहीं था। अपने आप को बदलने का सामर्थ्य इंसान में होता है ये मालूम नहीं था। इसके बावजूद केवल बड़े बड़े लोगों को देखते गया, प्रयास करते गया, अपने आप को मैं बदल पाया और पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर पाया। जिसको आमूल परिवर्तन कहते हैं, आमूलाग्र बदल कहते हैं, ऐसा बदल मेरे जीवन में मैंने अपने आप में किया, जबकि मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस विषय का ज्ञान नहीं था। तब की बात मैं कह रहा हूं। और उसके बाद जब ये विषय मुझे पता चला, मैं लोगों को सिखाने लगा, तो उसके तो बहुत ही फायदे में आगे लेते गया, अपने जीवन के बारे में, अपने खुद के बारे में। आप अपने आप को बहुत अच्छा ढंग से बदल सकते हो। ये जो अपने आप में ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता है कि जिसमें कुछ भी नहीं है। मैं सीधा साधा नियम बताता हूं साइकोलॉजी का। जो भी इंसान नॉर्मल है, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, उस हर इंसान में अच्छी क्वालिटीज ये 50% से ज्यादा होती है। निगेटिव क्वालिटीज ये हमेशा 49% से कम होती है। इसीलिए वो नॉर्मल इंसान कर कर जी सकता है। अगर वो नॉर्मल इंसान कर कर जी सकता है तो इसका मतलब ऐसा है कि उसमें 51% से ज्यादा अच्छी क्वालिटीज है। अपनी ये अच्छी क्वालिटीज हमने ढूंढनी चाहिए, उसके बारे में अपने आप को आश्वस्त करना चाहिए। जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो हमने निकालने का निश्चय करना चाहिए। उसके लिए जो भी मार्ग, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पूरे सीरीज में आपको जानकारी दी है उसकी। फिर उसमें बार बार हमने अपने आप को कैसा समझाना चाहिए, सेल्फ टॉक कैसा करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग का सेल्फ टॉक कैसा करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कैसा करना चाहिए, उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स की कैसी मदद लेनी है, ये सब बातें उसमें आ गई है। तो आप विस्तार से उसको अच्छे ढंग से सुनिए, सुनकर उसको अमल में लाने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप अपने आप में बदलाव कर पाओगे। शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब एक बदलाव आप अपने आप में कर पाओगे तो आपको आत्मविश्वास आएगा कि मैं अपने आप को बदल सकता हूं, मुझ में परिवर्तन हो रहा है, और फिर उसके बाद में आपका स्पीड बढ़ जाता है। हर व्यक्ति अपने आप में बदलाव ला सकता है। और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप इतने सालों से चलाते आया हूं, करीबन 25 साल के ऊपर। मैंने लाखों व्यक्तियों को बदलते हुए देखा है। अंधविश्वास के क्षेत्र में जो मैं काम करते आया हूं, उसमें भी जाने अनजाने हजारों लोगों को बदलते हुए मैंने देखा है। इंसान अपने आप को बदल सकता है, ये उसमें सामर्थ्य होता है। उस दिशा में हमने प्रयास करना, और उसके अगर मार्ग हमें पता है तो ये प्रयास हमारा आसान हो जाता है। इसलिए आप में से दोनों व्यक्ति अपने आप को बदल सकते हैं। हर व्यक्ति सुनने वाला अपने आप को बदल सकता है। मुझे लगता है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सीरीज आप बहुत बारीकी से सुनिए। क्वेश्चन 12। मेरा पोता 8 साल का है, पर उसे घर में नग्न रहना पसंद, वो बहुत पसंद करता है। तो क्या उसको इसके लिए मना करना ठीक है, या उसे कैसे समझाएं? रमेश बनवारी, इनका सवाल ऐसा है कि मेरा पोता 8 साल का है और वो घर में नग्न रहना बहुत पसंद करता है, तो उसको कैसे समझाया जाए।
देखिए, कपड़े क्यों पहनते हैं ये बातें बहुत अच्छे ढंग से हमने शायद आपने समझाई होगी। इंसान तो नग्न ही पैदा होता है, नग्न रहने का इंसान को अधिकार है। लेकिन अगर वो समाज में रहेगा तो उसको दूसरे के सामने कपड़े पहनना आवश्यक है। ये उसको ठीक ढंग से हमने समझाना चाहिए। और तुझे नग्न रहना अच्छा लगता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों के सामने तो कपड़े पहनने पड़ेंगे, ये आवश्यकता है। क्योंकि बाकी लोग लज्जित ना हो, क्योंकि उनको आदत नहीं है नग्न रहने की, नग्न देखने की। ये बातें अगर ठीक ढंग से हम उसको समझाएंगे और फिर कहेंगे कि ये तेरी स्वतंत्रता है, तेरे को जब तू अकेला रूम में होता है तो नग्न रहा तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में बाकी हैं, बहनें हैं, भाई है, सब है, वो लज्जित हो जाते हैं, उनको बुरा लगता है। तो उनके भी ख्याल यानी उनके भी विचारों का तुमने ध्यान रखना चाहिए। तो अपने अगर उसकी सेपरेट रूम है तो सेपरेट रूम में तुम अकेले रहो, अकेले नग्न सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रूम के बाहर आना है तो आपको पहन कर आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत अच्छे ढंग से उसको अगर समझाई गई और ये नहीं कहा गया कि तुम नग्न रहते हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वो बहुत अलग ढंग से इस बात को ले पाएगा और ये बात को समझ पाएगा। तो इस ढंग से उसको समझाइए जैसा मैंने कहा है, तो मुझे लगता है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्वेश्चन 30, बच्चों में जो भाई बहन या भाई भाई होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनमें हमेशा एक राइवलरी चलते रहती है, तो उसे कैसे हैंडल करें, उनमें जो कंपटीशन चलता किसका सवाल है? है? तुषार खोबरा। तुषार खोबरागड़े इनका सवाल है कि घर में जो भाई बहन होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, ये सिबलिंग्स राइवलरी इनमें जो चलती है उसको कैसे हैंडल किया जाए। यानी समान बच्चे हैं, उनमें बहुत राइवलरी होती है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, सिबलिंग्स राइवलरी के बहुत बुरे परिणाम भी मिलते हैं, इसलिए ये राइवलरी हैंडल करना बहुत आवश्यक है। और ये राइवलरी निर्माण ना हो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी काफ़ी विचार हुआ है, साइकोलॉजी में इसका काफ़ी संशोधन भी हुआ है। हर बच्चे में अगर उनमें उम्र में 2-3 साल का ही फ़र्क है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और जनरली बच्चों में 2 साल के 3 साल के फ़र्क रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ में फिर वो बढ़ने के लिए उनको अवसर भी मिलता है। तो इसलिए ये फ़र्क 2-3 साल के ऊपर का नहीं होना चाहिए, ऐसा भी बोला जाता है। अगर ये फ़र्क कम है तो इसमें सिबलिंग्स राइवलरी होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, और उसके लिए जाने अनजाने में माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए, बच्चा पहला घर में आया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, रात दिन माँ बाप का उनके पीछे चलता है। ये बच्चा 2-3 साल का हो गया या फिर 2 साल का हो गया, और फिर नया बच्चा आ रहा है। नया बच्चा आने के 5-6 महीने पहले से माँ का टोटल बिहेवियर बच्चे के प्रति बदल जाता है। अब उसमें कुछ मजबूरियाँ होती है, जैसे अभी माँ पहले जैसे हिल फिर नहीं सकती है, बच्चे के लिए दौड़ धूप नहीं कर सकती है, इस कारण फर्क होता है। बच्चे को आदत होती है जोर से आना और माँ को लपक जाना, अब ये आदत वो अमल में नहीं ला सकता है, माँ उसको उस ढंग से लपकने नहीं देती है। वहीं से उसके दिमाग में ये फर्क महसूस होना शुरू होता है। फिर उसके बाद में होता है कि घर में चर्चा चलती है, नया बच्चा आने वाला है, बच्चा है, बच्ची है, जो भी है, उसके बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। इन सब चीजों में बच्चों को शरीक कीजिए। साइकोलॉजिस्ट आग्रह से कहते हैं कि सबसे पहले न्यूज देनी चाहिए, नया बच्चा आने वाला है इसकी, घर के पहले बच्चे को देनी चाहिए। पति को देने के बाद में पहला अगर कोई व्यक्ति होगा तो बच्चे को देनी चाहिए। भाई, तुम्हें नया भाई या बहन आ रहा है। माँ उसको पेट को हाथ लगाने देती है जैसा बच्चा बढ़ता है।
यानी पहला बच्चा ये सेकंड बच्चा जो पेट के अंदर बढ़ रहा उसके साथ में शरीक हो जाता है। ये तुम्हारा भाई बहन आ रहा है, वो हाथ लगा कर देख रहा है, ओह बड़ा हो गया अभी पेट, अभी हिल रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और माँ बाप तभी, माँ हमेशा ये केयर करती है कि मेरा प्रेम तुम पर उतना ही है, ये बार बार उसके पास पहुंचाए। वो गोदी में बैठना चाहता है, माँ बोलती नहीं नहीं पेट को तकलीफ होगी, ऐसा नहीं, गोदी में इस ढंग से बैठाओ कि पेट को तकलीफ नहीं होगी। फिर उसको समझाओ कि पेट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अंदर में बच्चा जो होता है उसको तकलीफ होती है, फिर उससे क्या हो सकता है बुरा, ये भी उसको समझाया जाए। ये अगर शुरुआत से उसको इन्वॉल्व किया गया। इतना ही नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तो जैसे ही पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में उसको साफ साफ किया जाता है, और उसके बाद में जैसा दूसरों के हाथ में दिया जाता है तो सबसे पहले उसके हाथ में दो, उसके गोदी में उसको डालो। भाई होगा, बहन होगी, जो भी बड़ी बड़ा, उसके गोदी में रखो, ये तेरा छोटा भाई छोटी बहन। इस ढंग से अगर रिलेशन डेवलप करने का प्रयास पहले से माँ करती है, और कभी भी हमेशा ध्यान रखती है कि इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दे रही हूं, ऐसा उसको नहीं लगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको कि या इस बच्चे को मैं ज्यादा प्राधान्य दे रही हूं, ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। अब बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है तो ये समझाना है उसको बार बार, है छोटा है ना, मैं भी पहले तेरी तरफ बहुत ध्यान देती थी ना, ऐसा ध्यान देना पड़ेगा ना, ऐसा ध्यान नहीं दिया तो फिर उसका ये नुकसान होगा ना। इस ढंग से उसको समझाती है, उसको इन्वॉल्व करती है। इस ढंग से अगर वातावरण डेवलप किया तो ये सिबलिंग्स राइवलरी के जो बीज होते हैं शुरुआत में, वो पनपते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी बच्चों की एक दूसरे के साथ में तुलना नहीं करनी, जो अगर घर में होती है, हर वक्त होती है। बड़ा बच्चा रहेगा, वो अगर होशियार है तो उसकी ज्यादा तारीफ होगी, छोटे की नहीं होगी। छोटा बच्चा होशियार होगा तो उसकी ज्यादा तारीफ होगी। फिर केवल तारीफ होने तक बात सीमित नहीं रहती है, तुलना की जाती है, डायरेक्टली मुंह पर तुलना की जाती है, और इसमें से सिबलिंग्स राइवलरी पड़ती है। तो हमेशा इन बातों को रोकिए, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने, ये देखिए। और ये संभव है, बहुत अच्छे ढंग से संभव है। कम से कम माँ बाप के जरिए सिबलिंग्स के बारे में तुलना नहीं हो रही है, उसमें एक को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, दूसरे को कम महत्व दिया जा रहा है, इस ढंग से नहीं हो रहा है। ये अगर वातावरण को हम रख पाए तो भी ये राइवलरी बहुत कम होती है। फिर बाहर में तो तुलना होने वाली है, बाहर के लोग बोलने वाले हैं, उनके मुंह तो आप बंद कर नहीं सकते हो, लेकिन ये भी बात आकर वो आपसे बोल सके, ऐसा वातावरण चाहिए। वो कहते हैं कि तेरा छोटा भाई ज़्यादा होशियार है, तेरा छोटा भाई ज़्यादा सुंदर है, ऐसा आकर वो बच्चा पूछे और उसका जवाब आप ठीक ढंग से दे पाए, इस ढंग का वातावरण आपको तैयार करना पड़ेगा। और इसके बावजूद, ये सब करने के बावजूद भी अगर सिबलिंग्स राइवलरी तैयार हो गई, और हो सकती है, इसके बावजूद भी, होनी नहीं चाहिए, मैक्सिमम केसेस में नहीं होगी, लेकिन एक आधे केस में इसके बावजूद भी होगी, तो इट्स ओके, होता है ऐसा, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते अपन, ऐसा मानकर आगे चलिए। क्योंकि कंपटीशन, राइवलरी, ये चीजें तो जीवन का हिस्सा है, टालना चाहिए, उसको महत्व नहीं देना चाहिए, यहां तक ठीक है, लेकिन जीवन का हिस्सा तो है। भाइयों में भी पैदा हो सकता है, भाई बहन में भी पैदा हो सकता है, पति पत्नी में भी पैदा हो सकता है। टालना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पैदा हो सकता है, तो जो फैक्ट्स है उसको स्वीकारने की तैयारी भी रखनी चाहिए। आगे क्वेश्चन 14, कोई माँ बाप हमने तुम्हें पैदा किया है, हम तुम्हारे भगवान हैं, लगभग ऐसा बात करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, तो क्या ये सही है? विजय कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि कई बार माँ बाप याद दिलाते हैं बच्चों को कि हमने तुमको पैदा किया है, इसलिए तुम इस दुनिया में आए हो, हम तुम्हारे भगवान हैं, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। माँ बाप के प्रति आदर करना चाहिए, हमको बच्चों को सिखाना है, लेकिन ये बोलकर सिखाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। हम अपने माँ बाप के प्रति आदर करते हैं, बच्चों को दिखेगा तो उसका ज्यादा अच्छा परिणाम होगा।
हमेशा ये कहा जाता है कि जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है तो वो केवल एक जन्म नहीं होता है, उस बच्चे का जन्म नहीं होता है, उस औरत का मां कर कर जन्म होता है। वो तो फिजियोलॉजिकली भी होता है, लेकिन बाप का भी, उस लड़के का जो पति है उसका भी बाप कर कर जन्म होता है। अब ये साइकोलॉजिकल जन्म है। माता का जन्म जो होता है, लड़की से माता बनना, ये फिजियोलॉजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। पति का पिता बनना, ये साइकोलॉजिकल जन्म है। माता पिता दोनों को बदलना पड़ता है। हमेशा याद रखना पड़ता है कि जो चीजें हमको बच्चों को सिखानी है वो हमारे जीवन में खुद में अमल में लानी है। बच्चे अनुकरण से ज्यादा सीखते हैं, केवल शब्दों से नहीं सीखते हैं। जो चीजें बच्चों में आनी चाहिए ऐसा हमको लगता है, वो चीजें हमारे जीवन में हमको अमल में लानी है, तो ही वो आने वाली है। इसलिए हमको माँ बाप का आदर करना चाहिए। माँ बाप बहुत ही आदरणीय होते हैं। ये संदेश तो बच्चों तक पहुंचाना है, लेकिन इसके लिए हम बाकी माँ बाप का आदर कर रहे हैं, हमारे माँ बाप का बहुत आदर कर रहे हैं, ये भी उन तक पहुंचना चाहिए। ये बोलकर दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने तुमने जन्म दिया। सीधी सी बात है, आपने उन्होंने जन्म दिया था तो क्या उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी? क्या लेटर लिखा था, प्लीज मम्मी एंड डैडी गिव मी एंट्री, या फिर हमको इस दुनिया में लाइए? उन्होंने तो नहीं कहा था, आपने दिया है। आपने तय किया है बच्चों को जन्म देना है, तो ये तो आपने उन पर उपकार नहीं किए। ये हमेशा मन से याद रखिए। हमारी आवश्यकता के कारण, हमारे निर्णय के कारण हमने बच्चों को जन्म दिया है। बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को इंसान बनाना, बच्चों को डेवलप करना, यह हमारा कर्तव्य है। आनंद भी है, कर्तव्य भी। केवल कर्तव्य नहीं है, उसके साथ में आनंद है। बच्चे बढ़ते हैं तो उसके साथ में माँ बाप को जो आनंद होता है होता ही है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये अगर हमारे मन में क्लियर रहेगा तो हम कभी बच्चों से ऐसी बात करने की जरूरत नहीं करेंगे कि हमने तुमको जन्म दिया है, हमने बहुत उपकार किए हैं, हम ही तुम्हारे भगवान हैं। इस ढंग से बात करने की जरूरत कभी महसूस नहीं होगी। सीधा संदेश बच्चों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप के साथ में इतने ही आदर से पेश आते हो। बच्चे जब कभी आपके साथ में अपमानजनक बात करते हैं या फिर आपका अपमान करते हैं, तब उनको सभ्यता सिखाना आवश्यक है। और ये सभ्यता सिखाते वक्त केवल माँ बाप का नहीं, जो भी उम्र से बड़े होते हैं उनका सम्मान रखना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो ग्रैंड मदर हो, चाहे ग्रैंड फादर हो, चाहे मौसी हो, चाहे वो हो, इन सबको ये बातें ठीक से समझानी चाहिए। फिर बच्चे उल्टे सवाल पूछेंगे, उन्होंने गलत किया तो? गलत किया तो उनके गलत के तरफ गलत है इतना ध्यान में रखिए। अगर आपको बताना है तो प्यार से बताइए, अपमान कर कर मत बताइए। आपको भी वो सीखना पड़ेगा। बच्चों के साथ में जब उनकी गलतियां होती है तो उनका अपमान कर कर मत बताइए, प्यार से बताइए। या आपको भी उनके साथ में बिहेवियर में लाना पड़ेगा। अगर आप बिहेवियर में लाओगे, बर्ताव में लाओगे, तो वो जल्दी अच्छे से ढंग से सीखेंगे, आपके बर्ताव पर से सीखेंगे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इसलिए हमेशा इस क्षेत्र के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे का जन्म होता है तब माँ और बाप का भी जन्म होता है, और माँ बाप को भी बदलना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है, नई चीजें सीखना पड़ता है, उनको माँ बाप बनना पड़ता है। अपने आप माँ बाप नहीं बनते हैं। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमको करना पड़ेगा। अभी यूएसए से सवाल पूछा है। मेरी 7 साल की लड़की, वो पहले तो डरती नहीं थी, बट यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है हैलोवीन नाम का, जिसमें घोस्ट वगैरह की बातें होती है। तब उसकी दोस्त ने उसे बताया और वो तब से डरने लगी है, और अब वो उसका डर नहीं जा रहा है, तो क्या करूं? प्रमोद बड़गुजर करके। वैसे ही सवाल विक्रम चंदने जी का है कि मेरी भी 8 साल की लड़की है, बड़ी बेटी है, जो शाम में बहुत डरती है, अंधेरे से डरती है, उस पे क्या करें? विक्रम चंदने।
विक्रम चंदने और दूसरे प्रमोद बड़गुजर, इनका यूएसए से सवाल है कि मेरी बेटी हॉलोवीन नाम का जो प्रोग्राम होता है उसमें गई थी, वहाँ पर भूत वगैरह की उसको जानकारी मिली और तब से वो भूत को बहुत डरने लग गई है, समझाने पर भी उसका डर नहीं जाता है। और उसमें दूसरा सवाल ऐसा है कि मेरी बेटी अंधेरे को बहुत डरती है, तो उसको अंधेरे का डर कैसे निकाले। देखिए, डर के बारे में बहुत चिंता मत कीजिए। बच्चे डरते हैं तो उनका डर निकालना बहुत आवश्यक है और प्राथमिकता है, ऐसा मत मानिए। अगर आपके सामने सवाल आता है, वो डरते हुए दिखते हैं, तब उनको अच्छे ढंग से काउंसलिंग कीजिए, उनका ढाढ़स बंधाइए। जैसा वो भूत को डरती है, तो इस दुनिया में भूत नहीं होता है। अब भूत नहीं होता है, इसके क्या क्या प्रमाण होते हैं वो सब उनके सामने रखिए, ठीक ढंग से समझाइए। भूत नहीं होता है दुनिया में। अब सीधी सी बात है, कभी कभी उनको ले जाइए जहाँ भूत होता है, ऐसी मान्यता है। जैसे अमेरिका में है तो वहाँ जहाँ सेमेट्रीज हो गई, जहाँ पर प्रेतों को रखा जाता है, वहाँ ले जाइए, कब्रें दिखाइए उनको, कब्रगाह घुमा के लाइए। तुझे नहीं दिखा क्या कहीं भूत? कुछ हुआ क्या बुरा? मैं भी साथ में था, बाकी भी लोग साथ में थे, कुछ हुआ क्या? तो डायरेक्टली फेस करने के लिए उनको प्रवृत्त कीजिए। सेम थिंग अंधेरे की है। अंधेरे में खुद जाइए, साथ में लेकर जाइए, बाद में बच्चों को बोलिए तुम खुद जाकर आओ। अगर इससे प्रॉब्लम हल होता है तो ठीक है, नहीं हल होता है तो छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा उसको महत्व मत दीजिए। अब मेरे ही बेटे का अनुभव है कि वो बहुत डरता था, वो अंधेरे को बहुत डरता था। मुझे ठीक ढंग से मालूम भी नहीं था कि इतना डरता है अंधेरे को। सुना था कि अंधेरे को डरता है। एक बार वो बंबई मेरे पास आया, नाला सुपारा में तब रहता था मैं, एक भाड़े की एक छोटा सा फ्लैट लेकर, और किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा बंबई, और मैं रात को देरी से आने वाला था, और वो घर में अकेला था, और उस दिन शायद लाइट चली गई, वो मुझे बाद में पता चला, और उसे अंधेरे में रहना पड़ा कंपल्सरी। वो कहता है कि वो मेरा आखिरी का डर का दिन था, उसके बाद मेरा डर निकल गया। तो डर के बारे में बहुत चिंता करना उसके लिए तो बड़ी दिक्कत की बात थी, क्योंकि बाकी सब लोग उसको बोलते तेरा बाप तो किसी चीज को डरता नहीं है और तू अंधेरे को डरता है, ये छोटी छोटी बातों को डरता है। ऐसा उसके सामने हमेशा सवाल उठाया जाता था। तो मैं कहता हूं कि इसको बहुत महत्व मत दीजिए। ऐसे जीवन में कई प्रसंग आते हैं, इंसान खुद उसको फेस करता है और उसके बाहर आ जाता है। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं, वहां तक कोशिश करनी चाहिए। नियम ऐसा है, सिंपल नियम है साइकोलॉजी का, जिस चीज का हमको डर लगता है उसको डायरेक्टली फेस कीजिए। डर निकालने का जीवन में यही एक मार्ग है। भूत का हमें डर लगता है, जहां भूत हो सकता है ऐसी जगह पर जाओ, 2-4 बार लेकर जाओ। अंधेरे का डर लगता है, अंधेरे में 2-4 बार लेके जाओ, भेजो। हम यहाँ खड़े हैं, डोर पर खड़े हैं, आप जरा घूम के आओ रूम में अंधेरे में। इस ढंग से प्रयास करो। उस प्रयास को अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो ठीक है, वो भी कंपलसरी मत उन पर थोपो, बच्चों पर थोपो मत। बच्चे अपने आप कभी ना कभी इसके बाहर आ जाएंगे। वो कभी ना कभी जिंदगी में एक्चुअल सिचुएशन को फेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। क्वेश्चन 16। मुझे बचपन में मेरे माता पिता बहुत छोटी छोटी बातों पर मारते थे, तो क्या मुझे उनको उनकी इन गलतियों के बारे में अब बताना चाहिए? ज्वाला कश्यप। ज्वाला कश्यप, इनका सवाल ऐसा है कि बचपन में उनके माता पिता उनको बहुत मारते थे और उस कारण उनके जीवन में, बोला नहीं उन्होंने, लेकिन उनके जीवन पर उसके कुछ परिणाम हुए होंगे। तो ये बात अपने माता पिता को बोलनी चाहिए। देखिए, माता पिता को अब बोलकर उनको दुख देकर तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, मन पर उसका बहुत परिणाम है आपके, या फिर उसका बहुत प्रभाव हुआ है ऐसा आपको लगता है, आपके व्यक्तित्व पर हुआ है, आपके विचारों पर हुआ है, इस कारण कहीं ना कहीं माता पिता के बारे में आपके दिल में थोड़ा सा अलग
भावना है थोड़े से, चाहे वो तिरस्कार की हो, चाहे वो द्वेष की हो, चाहे वो थोड़ी गुस्से की हो, ऐसा अगर आपको लगता है और ये बार बार आपको कचोटता है, वो बार बार आपको याद आता है, माता पिता से ये बात कहने से मेरा मन हल्का होगा ऐसा आपको लगता है, तो आप ये बात पॉजिटिव वे से अपने माता पिता के सामने बोलिए। पॉजिटिव वे से इसका मतलब क्या है? शुरुआत ही ऐसी कीजिए कि ये बात अब बोलने में कोई मतलब नहीं है, जो बात हो गई वो हो गई है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है, बार बार मेरे दिमाग में ये बात आती है, बार बार मुझे बहुत कचोटती है, इसलिए मैं केवल अपना मन हल्का करने के लिए आपके सामने कह रही हूं। ऐसा बोलकर उनके इस बर्ताव का क्या क्या परिणाम हुआ ये उनके सामने रखिए। और ये सब रखने के बाद में केवल मेरा मन शांत होने के लिए आपके सामने कहा है, इसका आप बुरा मत मानिए, इसके कारण आप बहुत अपने आप को दोष मत दीजिए। उस जमाने में हर माँ बाप ऐसा ही बर्ताव करते थे, आपने कोई अलग बर्ताव नहीं किया है, क्योंकि उस जमाने में छड़ी यही यानी छड़ी लागे छम छम विद्या ये गम गम का ही जमाना था। यानी अगर किसी को विद्या आनी है, ज्ञान आना है, तो उसको पीटना ही चाहिए, छड़ी लगानी ही चाहिए, यही यही बात थी समाज में। माँ बाप भी अपने बच्चों को जब परवरिश करते थे तो इनको सेट राइट करने के लिए छापड़ तो रसीद करनी ही है, 2-4 बार पिटना ही है, ऐसा ही मानते थे। तो ये आम बात थी, आपने कोई बहुत अलग बात की और माँ बाप से हटकर बात की और डिलिबरेटली बात की, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों पर ऐसा परिणाम होता है, मुझ पर ऐसा परिणाम हुआ, अब तक मेरे को बोलने के कारण अच्छा लगा इसलिए मैंने बोल दिया, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर वो आग्रह करते होगे, उल्टा होता है, माँ बाप जब बड़े होते हैं और वो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बनते हैं तो वही अपने नाती नातिन को बिल्कुल पीटने नहीं देते, बचाते हैं उनको। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत पीटा, वही माँ बाप अपने बच्चों को पीटने नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि जनरली तो आगे अभी उनके बर्ताव में सुधार आने की ज़रूरत है, वगैरह इसकी तो ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन आपका मन हल्का करने के लिए अगर आपको ये बात कहना ज़रूरी लगता है तो डेफिनेटली कहिए, लेकिन उसके परिणाम उन पर बुरे ना हो, ये ठीक ढंग से केयर लेकर बोलिए। क्वेश्चन 17, बच्चों को किस उम्र से स्वावलंबी बनाने की कोशिश करनी चाहिए? विनायक दांदरे पाटिल। विनायक दांदड़े पाटिल इनका सवाल है कि बच्चों को किस उम्र से स्वावलंबी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, बहुत बचपन से आप बच्चों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर सकते हो और पूरी तरह से स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर सकते हो। इंडिपेंडेंट बनाइए। बच्चों की परवरिश करने का उद्देश्य ही वो है। मैंने बिल्कुल शुरुआत की कि 2-2.5 साल का बच्चा है जो आपकी भाषा भी अच्छे ढंग से समझ सकता है, तभी से शुरुआत कीजिए। पहले निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए शुरुआत कीजिए। तुझे दूध चाहिए, आधा ग्लास चाहिए, 1 ग्लास चाहिए, नाश्ते में अंडा है, क्या चाहिए, बॉइल्ड एग चाहिए, आमलेट चाहिए, इस ढंग से चॉइसेस देना शुरू कीजिए। कपड़े पहनना है, चड्डी पहननी है, लाल रंग की है, नीले रंग की है, कौन सी पहननी है। और हमेशा खुद मत कीजिए, माँ के लिए बहुत डिफिकल्ट बात होती है। यानी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग माँ का करना पड़ता है इस क्षेत्र में। वो खुद ही बच्चे की कपड़े पहना के देगी, खुद ही उसके बाल करेगी। बच्चा नहीं नहीं कहता है तो भी सुनती नहीं है। उल्टा बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। चड्डी पहनो, शर्ट पहनो, ग्लास रखा है उसमें से दूध उठाओ। अब बच्चा एकदम छोटा है, ग्लास उठाकर दूध पीने की कोशिश करता है तो कांच का ग्लास फूट जाएगा, तो कांच का मत रखो, स्टील का ग्लास रखो, स्टेनलेस स्टील का ग्लास रखो उनके सामने। इस ढंग से शुरुआत से कोशिश करो। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना ये तुम्हारा कर्तव्य है, परवरिश का वो उद्देश्य है, ये हमेशा ध्यान में रखो। सबसे पहले तो बच्चों को खाने के बारे में इंडिपेंडेंट बनाओ, और उसके बारे में मेरे मन में बहुत गुस्सा होता है माओ को। मैं अपने भांजियों को भी देखता हूँ, बच्चों को लेकर खिला के घूम रही है, 10 बार ये भाषण सुन चुकी है, इसके बावजूद सब आदतें हम बिगाड़ के रखते हैं बच्चों की।
हमेशा समझाते आया हूं कि बच्चों के खाने की बिल्कुल चिंता नहीं करने की है, बड़ों के खाने की चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े अपने भूख को रोक सकते हैं, बच्चे अपनी भूख को रोक ही नहीं सकते हैं। उनको भूख लगे कि खाने को चाहिए, वो आपको मांगने ही वाले हैं। बच्चों को आदत डालिए कि वो चाहे जो चीजें उपलब्ध है वो खुद उठाए। मैंने 5-5 साल के बच्चे देखे हैं कि जो खुद फ्रिज खोलते हैं, जो खाने की चीजें हैं उसका बर्तन बाहर निकालते हैं, उसमें से अपने को आवश्यक है उतना बराबर उठाकर प्लेट में डालते हैं, फिर वो ठीक ढंग से बर्तन अपने फ्रिज में रखते हैं, और फिर वो जो बाहर उन्होंने निकाला है वो माइक्रोवेव में रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, खुद खाते हैं, उसके बाद में प्लेट साफ करते हैं और साफ को ही प्लेट बराबर ठीक ढंग से अपने जगह पर रखते हैं। ये मैं 5 साल के बच्चों को ऐसे बर्ताव करते हुए कुछ घरों में देखा है। ये सामर्थ्य होता है उन माओं का, उनके पिताजी का। ये केवल माओं का नहीं होता है। पिताजी अगर बहुत इनडिसिप्लिन है, खुद प्लेट छोड़ के जा रहे हैं, तो बच्चा कैसा सीखेगा? खुद चिल्लाएंगे लेके आओ खाना खिलाओ, ऐसा ही करेंगे तो बच्चा कैसा सीखेगा? तो यहाँ माँ और बाप ये दोनों का संयुक्त ट्रेनिंग होना, वो वैसा बर्ताव उनको खुद को करना पड़ेगा। बच्चों को पीछे खाना खाने के लिए मत लगिए। उनके खाने के समय अलग हो गए, आपके अलग हो गए, दोनों के एक हो नहीं सकते। बच्चे दिन में ज्यादा बार खाते हैं, इसलिए जब आप खाना खाते हो तब उनको बुलाइए। लेकिन वो कहेंगे अभी मुझे भूख नहीं है, ठीक है बाद में खा लीजिए, तुम्हारे लिए क्या क्या रखूं, निकाल कर रख दिया है। बच्चे खुद ले रहे हैं, ज्यादा समय लगने वाला है तो फ्रिज में रखा है, निकाल कर ले रहे हैं। ये 3-4 साल के बच्चों से आप सिखाइए। इवन गैस पर, अगर अपने घर में माइक्रोवेव नहीं है, माइक्रोवेव में डेंजर कम है, गैस में थोड़ा ज़्यादा है। गैस में कुछ घर चीज़ें गर्म करनी है, सिखाइए बच्चों को, अपने सामने करवा लीजिए उनके हाथ से पूरी तरह से। गैस कैसा यूज़ करना है, बाद में वो कैसा बंद करना है, उसके बाद में कहाँ से नीचे से बटन बंद करना है, ये सब चीज़ें उनको ठीक ढंग से सिखाइए, अपने सामने करवा लीजिए। बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, माएँ उनको बनने नहीं देती। आज की भारत की अवस्था जो मैं देखता हूँ, घर घर में देखता हूँ, माएँ उनको इंडिपेंडेंट बनना नहीं देती। इसलिए नहीं देती कि उनको आवश्यकता नहीं लगती। उनको लगता है कि बच्चों को ये सब कुछ करना मुझे आनंद आता है। अबे आनंद आने वाली बहुत चीजें हैं ना, बच्चों के साथ में खेलो, उनके काम उनको करने दो ना, उसमें क्यों आनंद ले रही हो आप? आनंद लेने के लिए बहुत जगह है आपको। बच्चों को इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी से बनाया जा सकता है। मैंने तो कहा आपको कि 5 साल के बच्चे खुद का खाना लेते हैं, खाना गर्म करते हैं, खाते हैं, ठीक ढंग से रखते हैं, साफ कर कर रखते हैं। ये तो मैंने आंखों से एक घर में नहीं 2-4 घरों में देखा है। उस ढंग से बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए हर चीज के बारे में इंडिपेंडेंट बनाइए। सबसे पहले नंबर 1 उनको खाने के बारे में इंडिपेंडेंट बनाइए। बच्चों को खाने को क्या देना है ये आपका अधिकार है, उसमें से क्या खाना है ये बच्चों का अधिकार है, कब खाना है ये बच्चों का अधिकार है। उनके अधिकार पर आप हस्तक्षेप मत कीजिए। बच्चों को क्या खाना देना है ये आपका ही अधिकार है, क्योंकि जो आवश्यक है शरीर को वह सब चीजें वहां तक पहुंचनी चाहिए। जो चीजें बच्चे ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, अच्छी नहीं है, जैसे चॉकलेट्स है, तो चॉकलेट्स घर में नहीं रहेंगे। आइसक्रीम है, बच्चे कभी भी आइसक्रीम ही खाते रहते हैं, तो आइसक्रीम घर में नहीं रहेगा। जब आवश्यक होगी तभी वो बुलाया जाएगा। जो चीजें घर में होगी, जो आवश्यक है, बच्चे कभी भी खाए तो चलेगा, इस ढंग की चीजें घर में होगी। ये सब हमको करना पड़ेगा, फिर वो मर्यादा हमको भी स्वीकारनी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों को इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। शुरुआत में मदद कीजिए, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कीजिए। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब उन पर उस चीज के बारे में विश्वास रखिए और उन पर सौंप दीजिए। ये तरीका है, और आप कोशिश करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि बच्चे इतने अच्छे ढंग से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, इतने अच्छे वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। और आप कितने सवाल हैं? और 15-20 मिनट।
बच्चों का आईक्यू टेस्ट कब करवाना चाहिए, किस उम्र में करवाना चाहिए? कौस्तुभ को कौस्तुभ पोंक्षे, इनका सवाल है कि बच्चों का आईक्यू टेस्ट कब करवाना चाहिए। आपने ऐसा सवाल पूछा कि इसका क्या जवाब दूं, ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। आईक्यू टेस्ट का मैं केवल इतना उपयोग मानता हूं कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है कि नहीं ये जानने के लिए उसका उपयोग होगा। इससे ज़्यादा उसको मैं महत्व नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं, क्या नहीं देता हूं, जब स्वतंत्र उस पर बोलूंगा तब बोलूंगा। और ये बात तो आपको आईक्यू टेस्ट के पहले ही ध्यान में आ जाती है। आजकल माँ बाप बहुत जागरूक होते हैं बच्चों के बारे में। जब बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो रहा है, तो भाषा स्लोली सीख रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं सीख रहा है, बोलना नहीं सीख रहा है, इस ढंग के लक्षण दिखते ही हमारे ध्यान में आता है कि कुछ तो भी गड़बड़ी है। हम डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर का उनका अपना अभ्यास, इतने सालों का उनका अनुभव, उसके आधार पर कुछ चीज़ें हमको बताते हैं। अगर बच्चा अच्छे ढंग से उसको भाषा का ज्ञान है, भाषा में अपने आप को व्यक्त कर सकता है, तो आईक्यू टेस्ट का मतलब है, अदरवाइज तो है नहीं। तो आईक्यू टेस्ट का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कैसा है यह जानने के लिए हो सकता है। कि जैसा 80 के नीचे अगर है तो बच्चा स्लो लर्नर है, 60 तक का स्लो लर्नर माना जाता है, 60 से नीचे है तो थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ी है, और उससे भी और नीचे है तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी है। बस यह जानने तक इसका आईक्यू का उपयोग है। बाकी ये आईक्यू नाम की चीज़ पर मेरा विश्वास नहीं है। उसको कोई बहुत ज़्यादा मतलब है ऐसा मुझे लगता भी नहीं है। मेरे जो भी जीवन के अनुभव है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरा बहुत अच्छा संबंध आया। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम जो लड़के लड़कियां रहते थे एमए में, उनको हमेशा सब्जेक्ट्स लगते थे। और मैं पूरे अपने यूनिवर्सिटी यानी हमारा जो महाविद्यालय था, परिसर था पूरा, जिसको हम पीजीटीडी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट का परिसर, वहाँ से बाकी डिपार्टमेंट्स के लड़के पकड़ पकड़ कर मैं साइकोलॉजी के लोगों को पहुँचाता था। तो उनके आईक्यूज़ मैंने देखे हैं, क्या आईक्यूज़ हर एक के निकले हैं, और आज जीवन में वो कहाँ हैं, और जो बहुत ऊंचे स्थान पर है उनके आईक्यू क्या थे ये भी मुझे पता है। मेरा खुद का आईक्यू क्या निकला था ये भी मुझे पता है। तो मेरा इस बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। ठीक है, वो एक तरीका है थोड़ा सा अंदाज आने के लिए, इससे ज़्यादा उसको महत्व देना जरूरी नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए बच्चों के आईक्यू वगैरह टेस्ट में अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है, इतना ध्यान में रख कर जाइए। जिसका आईक्यू बहुत कम निकलता है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। जिसका आईक्यू बिल्कुल जमापात्र नहीं होता है, नॉर्मल होता है, 100 यानी नॉर्मल हो गया, वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाता है। ये भी मैंने बहुत लोगों के बारे में देखा है। मैंने कहा कि जो मैंने आईक्यूज़ देखे थे, करीबन 300-400 लोगों के आईक्यूज़ मैंने देखे हैं जिनके टेस्ट हुए थे, मैं पकड़ पकड़ ले जाता था। बड़े पैमाने पर उनको सब्जेक्ट्स लगते थे। उनमें से कौन कहाँ पर है, जिसके बहुत अच्छे आईक्यू थे वो कहाँ पर है, कुछ किया क्या उन्होंने अपने जीवन में, जिसको हम कहेंगे कि कुछ प्रकाश निर्माण किया क्या उन्होंने। तो इसमें कोई रिलेशन मुझे दिखता नहीं है। यहीं तक नहीं है, केवल दूसरी भी बात मैं कहूँगा इसके साथ में, जो एग्ज़ाम में बोर्ड्स में आते हैं, वो तो मैं महाविद्यालय का परिसर 15 साल तक चलाता हूँ, यूथ कॉलम, तो उसके बारे में तो मैंने बार बार लिखा है कि जो बोर्ड्स में पहले आते हैं, पहले 40-50 में आते थे, पहले तो मेरिट लिस्ट आती थी, वो कहाँ पर है ये भी मैंने ढूंढे थे। तो डॉक्टर्स में भी जिनका नाम बहुत बड़ा है वो उनमें नहीं थे। कई डॉक्टर जिनका नाम बहुत बड़ा है कि वो अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे माने जाते हैं। मैंने डॉक्टर का उल्लेख इसलिए किया कि डॉक्टरी के लिए हमारे यहाँ जब प्राइवेट कॉलेजेस बनने थे, मेडिकल कॉलेजेस, तब केवल जो बहुत अच्छे परसेंटेज प्राप्त करते थे उन्हीं को डॉक्टर बनने का अवसर मिलता था। इसलिए मैंने वो तुलना की। तो जो बहुत डॉक्टर अच्छा नाम है, जिनका अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, चाहे सर्जरी का क्षेत्र हो चाहे मेडिसिन का क्षेत्र हो,
वो भी कोई टॉपर्स नहीं थे, वो भी उनमें मीडियोकर थे, यानी उतने परसेंटेज मिले भी तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। तो मेरा तो ये कहना ही है कि जो लोग अपने जीवन में 50% लिए हो गए अपने जीवन में, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे देश में पहले अवसर नहीं था, आप पैसे देकर है अवसर, पहले तो था नहीं। यानी डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छा परसेंटेज वाला ही व्यक्ति चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा तो जिसके मन में लोगों की सेवा करने की इच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आईक्यू और इन सब चीज़ों का, या फिर एग्ज़ाम के मार्क्स, इनको एक हद से ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बच्चों के दिमाग में भी ये बातें न डालें तो ज़्यादा अच्छा है। हर बच्चा अपने जीवन में, चाहे एग्ज़ाम में वो मीडियोकर हो सकता है, चाहे वो आईक्यू के बारे में भी मीडियोकर हो सकता है, फिर भी वो ऐसा कुछ कर जा सकता है कि बड़े बड़े आईक्यू वाले उसके सामने केवल देखते रह जाए। इन दोनों का कोई संबंध नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन 19, आपने कहा कि माँ बाप ने पढ़ाना भी नहीं चाहिए, बचपन की क्लास भी नहीं लगानी चाहिए। फिर ऐसे में हमारे बच्चे बाकी बच्चों से कम होते हैं या पीछे रह जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? पढ़ाई में उन्हें कम मार्क्स आते हैं तो तब क्या करें? सुनील जी वाघ। सुनील वाघ, इनका सवाल ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल है, कि आप कहते हो कि बच्चों की पढ़ाई भी नहीं लेनी चाहिए, और बच्चों को जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको ट्यूशन भी नहीं लगानी चाहिए। फिर हमारे बच्चे अगर एग्ज़ाम और बाकी सब चीज़ें में और बाकी पढ़ाई में, स्टडीज़ में पीछे गिर गए तो फिर क्या करेंगे? मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, आप थोड़ा इर्द गिर्द देखिए, जिन्होंने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है वो आज कहां पर है? तो ढूंढिए ना, ये तो संभव है, हमारे लिए बहुत आसान है। हम जिस एरिया के हैं उस यूनिवर्सिटी में जाए, टॉपर्स कौन थे उसके नाम निकालिए, बोर्ड्स की एग्जाम में जो टॉपर्स थे उनके नाम निकालिए, वो आज क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में कितने सक्सेस हैं, कहां पर हैं, उनका नाम भी आपने कभी सुना है क्या? ये ढूंढिए। ये मैं जब की बात कर रहा हूं, मेरे जमाने में डिग्री सब कुछ थी। मेरे जमाने में नौकरी मिलती थी वो डिग्री को मिलती थी। एक बार आपको डिग्री मिल गई कि बस हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। उसके आधार पर आपको नौकरी मिलती थी और नौकरी में से निकाला नहीं जाता था, परमानेंट हो जाते थे, चाहे उस विषय का आपको ज्ञान हो चाहे ना हो। आज का कॉम्पिटिटिव युग है, इसमें ये गुंजाइश नहीं है। आप चाहे एमबीए हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी विषय में आपने टॉप किया हो, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको वहां प्रूव करना पड़ेगा। जिस नौकरी के लिए आप अपॉइंट हुए हो, जिस ओहदे के लिए या फिर जिस काम के लिए आप अपॉइंट हुए हो, उस क्षेत्र में आपको आउटपुट देना पड़ेगा। और यह आउटपुट केवल पढ़ाई पर निर्भर नहीं होता है, वो आपके व्यक्तित्व पर निर्भर होता है, आपके पर्सनैलिटी पर निर्भर होता है, आपके एटीट्यूड्स पर निर्भर होता है। कई और चीजें होती है जो पढ़ाई से अलग होती है। और ये आउटपुट अगर आप अच्छे ढंग से दे पाओ तो आप वहां रहोगे, नहीं तो आज आपको वहां रहने की गुंजाइश नहीं है। इवन सरकारी नौकरियां एकदम से घट गई है अभी, यानी सरकार का कोई जमाई तो अब बन नहीं सकता है। नई नौकरियां तो सरकार देने वाली नहीं है, जो भी उपलब्ध होगी वो इतनी कम रहेगी और वो भी कॉम्पिटिटिव रहेगी। अभी वहां भी आपको डिविडेंड्स देने हैं, वहां भी आपको आउटपुट देने हैं, तो ये आप रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। इसलिए आज के जमाने में ये पहला जमाना आया है कई सालों बाद कि जिसमें डिग्रियों की कोई भी कीमत नहीं है। वो स्टेपिंग स्टोन हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा, आज का क्षेत्र इतना व्यापक बन गया है कि आपको स्टेपिंग स्टोन के लिए भी केवल वो माध्यम की जरूरत नहीं है। इतने अलग अलग माध्यम खुल गए हैं, नई दुनिया खुल गई है आपके सामने। आपने कई लोगों के नाम ऐसे सुने होंगे कि जिन्होंने पहले, किसी को अगर अच्छा गायक बनना है तो उसे एक सिस्टम से जाना पड़ता था, फिर उसे फिल्मों में या फिर आकाशवाणी पर चांस मिलने की आवश्यकता थी, तो फिर बड़ा गायक बनेगा।
आज तो कोई भी जिसको ऐसा लगता है मुझ में योग्यता है, वो अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करता है और उसको नाम भी मिल जाता है। कितने नाम हैं ऐसे, गायन के क्षेत्र में है, अभिनय के क्षेत्र में है, कई क्षेत्र में। इसलिए आज पहली बार ऐसी दुनिया हमारे सामने आई है कि जहां आपकी योग्यता को महत्व प्राप्त हुआ है। आप कोई भी फील्ड में हो, उस फील्ड में अगर आपको सही मायने में उस क्षेत्र का ज्ञान है, तो पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि आपकी योग्यता को चांस मिलेगा, अवसर मिलेगा। इसलिए हमारे बच्चों को केवल पढ़ाई का मतलब एग्जाम्स का यश यहां तक सीमित मत कीजिए। बच्चों को पढ़ाने का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता उनमें प्राप्त होना। प्राथमिक ज्ञान की आवश्यकता ठीक है कि आपको मैथमेटिक्स का कभी कुछ तो भी आना चाहिए, कम से कम व्यवहार संभालने तक का मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। पूरे दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना है तो बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए। आपको अपने आप को व्यक्त करना है और समझना है तो भाषा का ज्ञान आना चाहिए। आपको हिस्ट्री का ज्ञान पूरा का पूरा आना चाहिए। इसकी क्या आवश्यकता है? आप जब चाहे तब हिस्ट्री पढ़ सकते हो। आपको साइंस के बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स आने के बाद में उसके सब डिटेल्स आपको आने चाहिए। इसकी आवश्यकता है तो आप पढ़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। उसके लिए स्कूल में जाने की जरूरत है ऐसा नहीं है, कॉलेजेस में जाने की जरूरत है ऐसा नहीं है। अगर जाना है, डिग्री प्राप्त करना है तो कर सकते हो। तो ये नया जमाना जो है उसके अनुसार अपने बच्चों को हमने अभी बड़ा करना सीखना चाहिए। उसमें उनमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, ये हमने देखना चाहिए कि वो चाहे उस फील्ड का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इतने बेसिक्स उसके अच्छे बने। इसलिए ये रैट रेस में से बाहर आई है। ये स्कूल कॉलेजेस चलाना, उसमें से बहुत आर्थिक कमाई करना, ये ट्यूशन क्लासेस चलाना, ये सब धंधा है। ये लोगों से पैसे ऐंठने का धंधा है। ये समझ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ना अपने बच्चों का भला होने वाला है। और उसमें भी कितने प्रतिशत लोगों का भला हो सकता है? 2%, 3%, 4%। बाकी लोगों का क्या है? तो हमारे बच्चे 2-3% में ही आएंगे, नहीं आएंगे तो हम भी रोते बैठेंगे और बच्चे भी रोते बैठेंगे। ऐसी सिचुएशन क्यों खड़ी करे? हर बच्चे को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, अपनी क्षमता के अनुसार जीने का अधिकार है। और आज बहुत अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उपयोग कर लेना चाहिए। इसलिए इस कंपटीशन की कभी चिंता मत करो कि बाकी बच्चों के पीछे हमारे बच्चे गिर जाएंगे, फिर वो बाकी बच्चे के पीछे रहेंगे तो फिर वो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, फिर उन बच्चों का क्या होगा। बच्चों को मैंने जो कहा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उस ढंग से उनको बढ़ाइए और अपने आप उनको इस दुनिया में छोड़ दीजिए। वो अपने आप जीना सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे, जीतना सीखेंगे, आगे बढ़ना सीखेंगे। अगर वो खुद नहीं सीखेंगे तो आप ना उनको आगे बढ़ा सकते हो, ना उनको आप जिता सकते हो, ना आप किसी पोजीशन पर जाकर उनको रख सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में भी वो नहीं है। तो ये मर्यादा हमने बहुत अच्छे ढंग से समझ लेनी चाहिए। आगे क्वेश्चन 20। मेरी छोटी बेटी जो 5 साल की है, वो स्कूल यानी बालवाड़ी में जाती है, वो जाना ही नहीं चाहती, रोज उसे जबरदस्ती भेजना पड़ता है, तो क्या करे? विक्रम चंदने, इनका सवाल ऐसा है कि मेरी बेटी 5 साल की है, वो स्कूल में नहीं जाना चाहती है। 5 साल की बेटी को रोज जबरदस्ती स्कूल में भेजना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? मैं आपसे उल्टा सवाल शुरू करता हूं। समझो वो स्कूल में नहीं गई तो क्या बिगड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? आपको ऐसा लगेगा एकदम से पहाड़ गिर गया मेरे सिर पर। समझो वो स्कूल में नहीं गई 5 साल की बेटी, तो क्या बिगड़ेगा, कितना बिगड़ेगा? सबसे पहले तो वो स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहती, इसकी जानकारी निकालो। वहां उसको किसी ढंग से गलत व्यवहार उसके साथ में हुआ क्या, इस कारण वो डर गई और नहीं जाना चाहती, इसकी जानकारी निकालो। उतना अच्छा रैपोर्ट अपने बच्चे के साथ में अपना एस्टेब्लिश होना चाहिए कि वो कहें, अगर उसको डर लगता है तो उसके साथ बात करो, क्यों नहीं जाना चाहती है स्कूल में, क्या उसके पीछे का कारण है।
उसको अच्छे ढंग से कन्विंस करो, तू जाकर देख, तुझे नहीं लगा तो मत जा, लेकिन 4 दिन जाकर देख, 1 हफ्ता जाकर देख, या फिर 1 दिन तो जाकर देख। जाएगी, रोएगी, फिर उसको पूछो क्यों नहीं जाना चाहती हो, क्या कारण है। जो कारण वो बताएंगे उस कारण को निराकरण करो। वो कहेगी मुझे अच्छा नहीं लगता स्कूल में जाना, फिर बाकी सब बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो खेलते हैं, वो ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस पहन कर जाते हैं, उसी के स्कूल के बच्चों को वो देखती है, फिर भी कहेगी कि नहीं जाना है मुझे। ठीक है, मत जाओ तुम, बाकी के बच्चे जाते हैं, सब गए। जो उसके स्कूल में शायद अगर आसपास के पड़ोस के बच्चे हो तो उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए कि वो बच्चे आए, उसको पूछे चलती क्या स्कूल में। रोज वो बच्चे आकर पूछ रहे हैं चलती क्या स्कूल में, और जो उसके सामने जा रहे हैं, एक दिन आपकी बच्ची कहेगी कि मैं भी जाना चाहती हूं। सबसे पहले स्कूल के बारे में उसके मन में डर क्यों है ये समझ लीजिए, वो निकालिए। उसके पीछे का कारण अगर कोई है तो वो निकालिए। अगर वो नहीं है और केवल वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि उसको वहाँ अपने आप को बांध कर नहीं रखना है, यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे आसपास के सब बच्चे जब स्कूल में जाएंगे, वो कपड़े पहनकर जा रहे हैं, ड्रेस पहनकर जा रहे हैं, रोज उसको बुला रहे हैं, प्यार से चिढ़ा नहीं रहे हैं, नहीं आती मत आ, खेलते बैठो, अकेली खेलती बैठेगी, उसको कोई रहेगा नहीं साथ में खेलने के लिए। तो मुझे लगता है कि उसके अनुसार समझा कर, उसका काउंसलिंग कर कर प्रयास कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जबरदस्ती करने के बजाय, जबरदस्ती करेंगे और वो स्कूल में जाना भी शुरू करेगी, क्योंकि वो 5 साल की है, आप अगर जबरदस्ती उसको डालोगे तो करेगी क्या वो। तो शायद स्कूल के प्रति उसके मन में इतनी अरुचि निर्माण होगी, अप्रीति निर्माण होगी, एक थोड़ा सा स्कूल के बारे में, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, एक दुश्मनी मन में पैदा होगी कि जिसका असर आगे चलकर बहुत बुरा होगा। तो इसलिए जबरदस्ती ना करते हुए अगर स्कूल में जाती है तो अच्छी बात है, नहीं जाती है तो बाकी 1 साल नहीं जाएंगे, दूसरे साल में सब बच्चे जा रहे हैं, वो क्लास में पढ़ रहे हैं, वो फिर आकर बात करते, क्योंकि अकेली तो नहीं रहती है, 4 बच्चों के साथ में तो घुलती मिलती है, तो उसका असर उस पर होगा। फिर वो एक दिन कहेगी कि मुझे जाना है। ऐसा मुझे लगता है, करके देखिए। क्वेश्चन 21, क्या माँ बाप बनने के लिए कोई नियम या क्राइटेरिया होने चाहिए? विजय कुमार इनका सवाल है कि क्या माँ बाप बनने के लिए कोई नियम होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सही में होने चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि माँ बाप कर कर बच्चे को जन्म देने का अधिकार हर एक को नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अमेरिकन एक वहाँ की संस्था है, बहुत बड़ी लेखिका है उसकी प्रमुख, उसने तो ये मूवमेंट ही चलाई थी कि बच्चों को परमिशन देनी है पैदा करने की, ये सरकार ने तय करना चाहिए। अब ठीक है, वहां तक तो बात नहीं जा सकती है, लेकिन यहां तक तो होनी चाहिए। शादी के पहले भी हमने शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसका भी काउंसलिंग होना चाहिए, और माँ बाप बनने के लिए तो होना ही चाहिए। भाई बच्चा पैदा करना है तो हमको कितना समय देना चाहिए, हमारे साथ में क्या जिम्मेदारियां आती हैं, ये जिम्मेदारियां हम निभा सकते कि नहीं, उसमें माँ बाप नॉर्मल है कि नहीं, माँ बाप में आपस में जमती है कि नहीं। सबसे पहले तो ये नियम होना चाहिए कि शादी होने के बाद 3 साल तक बच्चा पैदा ही नहीं होगा, नियम। 3 साल में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ में अच्छे ढंग से जमने की संभावना है तो फिर बच्चा पैदा किया जाए। अपने यहाँ उल्टा होता है, पति पत्नी का जम नहीं रहा, बाकी के बूढ़े लोग घर के बोलते हैं ठीक है एक बच्चा पैदा हो जाएगा, माँ बाप सेट राइट हो जाएंगे, बहू भी सेट राइट हो जाएगी, यानी पति पत्नी का भी अच्छा जमने लगेगा। ये तो सबसे बड़ा गलत तरीका है माँ बाप बनने का, कि पति पत्नी का जमने के लिए बच्चा पैदा करो, कभी जमता नहीं। इस कारण उल्टा बच्चे के परवरिश के बोझ के नीचे और रिलेशन बिगड़ता है।
अच्छा नहीं होता है। और वो एक दूसरे के साथ में डाइवोर्स नहीं लेते, लेकिन वो डाइवोर्स से भी बदतर जीवन जीते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इसलिए तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो पहला नियम तो होना चाहिए कि कम से कम शादी होने के बाद 3 साल बाद ही बच्चा पैदा हो, और बच्चा पैदा होने के बाद में दोनों नॉर्मल है कि नहीं, दोनों जिम्मेदारी उठा सकते कि नहीं, बच्चे को समय दे सकते हैं कि नहीं, जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है कि नहीं। इसमें से दोनों में से एक अगर बहुत ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, पर्सनैलिटी ऐसी है कि बच्चों को संभाल नहीं सकती अच्छे, वो मारेगी पीटेगी, ऐसा ही करेगी बच्चों के बारे में, तो बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। गलत माँ बाप को गलत बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे केवल उसके बच्चे नहीं होते, देश के नागरिक होते हैं, समाज का हिस्सा होते हैं, केवल उनके बच्चे नहीं होते। ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये तो होने वाला नहीं है, ऐसा कानून तो बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये समझ होनी चाहिए। बच्चे पैदा करने के पहले बच्चे की परवरिश के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फिजिकल परवरिश के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान है, कोई भी डॉक्टर आपको जानकारी उपलब्ध कर देगा आज के ज़माने में। और वैसे भी जैसे ही स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर के साथ में अटैच होती है, इसलिए उस जानकारी प्राप्त करना आसान भी होता है। लेकिन साइकोलॉजिकल परवरिश करना, इसके बारे में जागरूकता प्राप्त होना, इसके बारे में उसकी तैयारी होना, ये टोटल उस व्यक्ति के, यानी दोनों पति पत्नी के व्यक्तित्व से संबंधित बात है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों को परवरिश के लिए अनुकूल पर्सनैलिटी होगी। तो आपने बहुत महत्व का सवाल उठाया, ऐसा होना चाहिए, होना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमने कोशिश उस ढंग से करनी चाहिए। इतना तो हम कर सकते हैं, उतना हम कर रहे हैं। मित्रों, अभी मुझे लगता है यहाँ रुकना चाहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।